आज ड्रैगन लॉर्ड के 3 एपिसोड आएंगे, 3 पार्ट। बाकी स्टोरीज के भी एपिसोड आएंगे और जो नई स्टोरी स्टार्ट की उसके भी पार्ट्स आ जाएंगे। मेंबर्स के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट होगी और नई स्टोरी भी एक और आएगी जो कि बहुत छोटी होगी। 1 महीने के अंदर एंड होने वाली स्टोरीज आएंगी। साथ में हमला करो, काले कपड़ों वाले आदमी ने चिल्लाया। वो युद्ध देख रहा एक और काले कपड़ों वाला आदमी भी हरकत में आया। वह शिवम की ओर झपटा। तलवार की रोशनी ने शून्य को चीर दिया और उसकी भयानक धार जैसे शिवम को टुकड़े टुकड़े कर देगी। इस व्यक्ति का कल्टिवेशन पहले वाले काले कपड़ों वाले आदमी से ज्यादा मजबूत था और वह अर्धसंत के दूसरे चरण से अधिक दूर नहीं था। मार डालो, शिवम गर्जा। डिवाइन स्वॉर्ड टैक्टिक्स एक गड़गड़ाहट भरी ध्वनि तरंग में बदल गई जिससे प्रतिद्वंद्वी की तलवार की गति थोड़ी धीमी हुई और उसी समय शिवम ने भी वार किया, प्रतिद्वंद्वी की लंबी तलवार को रोकते हुए। थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। पहला काले कपड़ों वाला आदमी फिर से भयानक हत्या की तकनीक का प्रदर्शन करने लगा। उसकी हथेलियों से हजारों तलवारों की रोशनी फूट पड़ी। तलवार की ऊर्जा आकाश में गर्जना करने लगी, भयावह। और जैसे ही पहले काले कपड़ों वाले ने तलवार चलाई, आसमान में फैली सारी तलवारें एक में बदल गईं और शिवम की ओर कट पड़ीं। खतरा। इस पल शिवम को घातक संकट का एहसास हुआ। वह तलवार की रोशनी बहुत तेज थी। शिवम प्रतिरोध करना चाहता था लेकिन देर हो चुकी थी। वह सबसे पहले प्रतिक्रिया आई कि काले पंख उसके सामने आ गए। प्रतिद्वंद्वी की तलवार की रोशनी ने सीधे काले पंखों को भेद दिया। जिजी, एक तीखी आवाज गूंजी, चिंगारियां बिखरी। प्रतिद्वंद्वी की लंबी तलवार ने वास्तव में काले पंखों से ढके अराजक क्षेत्र को भेद दिया और काले पंख छेद दिए। काले पंख कांप उठे जैसे भेदा जा चुका हो। ओह, शिवम तेजी से पीछे हट गया और आश्चर्यचकित हुआ कि काले पंखों पर एक छोटा गड्ढा उभर आया। पंख दब गए और छेद हो गए। यहाँ तक कि आर्टिफैक्ट भी नष्ट हो सकता है। इससे पता चलता है कि प्रतिद्वंद्वी का हमला कितना अद्भुत था। हाँ, यही एहसास चाहिए था। शिवम घबराया नहीं बल्कि खुश हुआ। वह चाहता भी यही था, संकट में पड़ने का एहसास। ओह, तभी दूसरे काले कपड़ों वाले ने भी उस पर भयानक हमला किया। फिर पहला काले कपड़ों वाला भी शिवम को मारने के लिए आगे बढ़ा। ड्रैगन की गर्जना गूंजी। शिवम के हाथों में काला ड्रैगन भाला घूमने लगा, चारों दिशाओं में स्वीपिंग करते हुए दोनों काले कपड़ों वालों से भिड़ गया। दोनों काले कपड़ों वालों के सामने शिवम पूरी तरह से असुविधाजनक स्थिति में था। लेकिन शिवम ने न तो बबल को मदद के लिए बुलाया, न ही सेकेंडरी बॉडी को। यहाँ तक कि केओस भी उसने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि शिवम चाहता था कि संकट के समय उसकी क्षमता उत्तेजित हो। अगर वो बबल या किसी और मदद को बुला लेता तो खुद को कैसे मजबूर करता और अपनी क्षमता को कैसे उत्तेजित करता। आखिर में शिवम ने सीधे काले पंख समेट लिए और सिर्फ काले ड्रैगन भाले से ही प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने लगा। थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। इस क्षण दोनों काले कपड़ों वालों ने एक साथ अपनी सबसे मजबूत हत्या की तकनीक चलाई। तलवार की आत्मा दो भयावह तलवार रोशनी में बदल गई, एक सामने से शिवम की ओर और दूसरी पीछे से शिवम की ओर। यह एक घातक प्रहार था, भयानक घात। इस पल शिवम का दिल सिहर उठा। उसे एक भयानक संकट ने घेर लिया। इस क्षण उसके मन में भी आया कि बबल को बुला ले या सेकेंडरी मदद ले ले। लेकिन जैसे ही यह विचार आया उसने तुरंत अस्वीकार कर दिया। उसे इस हत्या वार से खुद ही बचना होगा। इस पल शिवम की आत्मा अत्यधिक केंद्रित थी। उसकी पुतलियां सिकुड़कर बिंदु जितनी हो गईं। धमाका। इस पल शिवम के मस्तिष्क में मानो विस्फोट हुआ। उसकी आत्मा मानो स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी से मिल गई। इस पल स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज धीमी लगने लगी। उसने 2000 किलर्स के घातक तलवार वार को अपनी ओर आते देखा। ओह, इस पल शिवम ने कदम बढ़ाया और उसका शरीर वहीं से गायब हो गया। दोनों हत्यारों की तलवार रोशनियां आपस में टकरा गईं। भयानक विस्फोट हुआ। दोनों हत्यारे कांप उठे और पीछे हटे उनके मुंह से खून छलक पड़ा। वे अविश्वास में थे कि शिवम आखिर उनसे कैसे निकल गया। जीवन और मृत्यु का क्षेत्र, ये जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है, मारो। शिवम ने धीरे से कहा, फिर जोर से गर्जा। अराजक क्षेत्र फट पड़ा और शिवम ने प्रतिद्वंद्वियों पर हमला किया। जीवन मृत्यु का क्षेत्र, एक अद्भुत अवस्था। कुछ योद्धा जब मृत्यु के संकट का सामना करते हैं तो आत्मा की अत्यधिक एकाग्रता के कारण एक अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही है जीवन मृत्यु का क्षेत्र। यह अवस्था जैसे आत्मज्ञान हो। योद्धा की आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी से मेल खाती है और उसकी समझ स्वर्ग पृथ्वी के रास्ता की बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस पल शिवम की केओस क्षेत्र की समझ अचानक बहुत बढ़ गई।
धम धम शिवम के हाथों का काला ड्रैगन भाला दो चमकते हुए भालों में बदल गया जो भारी पर्वत जैसे अराजक क्षेत्र से ढके हुए थे। भाले प्रतिद्वंद्वियों की लंबी तलवारों पर गिरे, दोनों हत्यारे कांप उठे और पीछे उड़ गए। शिवम ने आंखें खोली, उसकी आंखों में चमक थी। 8वां स्तर रेल्म। शिवम ने धीरे से कहा, थोड़ा हैरान था। अभी कुछ ही क्षण पहले वह जीवन मृत्यु के क्षेत्र में दाखिल हुआ था और केओस क्षेत्र वास्तव में ब्रेक थ्रू करके 8वें स्तर में पहुंच गया। जीवन मृत्यु के क्षेत्र का प्रभाव सचमुच अद्भुत है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे प्रतिभाशाली लोग सैकड़ों लोगों के बैटलफील्ड में दाखिल होते हैं, लड़ाई खोजते हैं और जीवन मृत्यु के किनारे चलते हैं। जीवन मृत्यु के किनारे प्रगति सचमुच विशाल होती है। दुर्भाग्य की बात है कि जीवन मृत्यु की वह अवस्था अधिक देर तक नहीं रहती। कुछ ही सांसों में वह अवस्था टूट जाती है, नहीं तो कितनी बार रेल्म में प्रगति हो सकती थी। ब्रेक थ्रू। दोनों 1000 किल्स हाउस के हत्यारों की आंखों में घोर हत्या की इच्छा चमक उठी। वे शिवम को मारना चाहते थे, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि उनके घेराबंदी में शिवम ने क्षमता को उत्तेजित कर ब्रेक थ्रू कर लिया। भले ही ब्रेक थ्रू कर लिया, फिर भी मरेगा मारो, एक हत्यारा ठंडी आवाज में बोला। उसका चेहरा निर्दयी था। ये लड़ाई खत्म है, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी भौहों में रोशनी फूटी। इंस्क्रिप्शन ने कदम बढ़ाया। उसके सिर के ऊपर गोल्डन अरे तैर रहा था। दो नहीं, सिर्फ एक। दोनों हत्यारे घूरते रह गए। भज्ज। गोल्डन अरे चमका, एक गोल्डन पैटर्न उभरा और एक हत्यारे की ओर दब गया। शिवम का मुख्य शरीर दूसरे हत्यारे की ओर बढ़ा। शिवम के हाथों में एक केओस प्रकट हुआ जो तेजी से बड़ा होने लगा। आखिर में केओस पहाड़ जितना विशाल हो गया और हत्यारे की ओर दब पड़ा। भयानक आभा ने पूरी तरह उसे बंदी बना लिया। थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। हत्यारा गरजा, अपनी अद्भुत तकनीक का प्रयोग किया। एक शानदार तलवार चलाई जिससे केओस को काट सके। लेकिन जब उसकी तलवार रोशनी केओस पर गिरी, उसकी तलवार रोशनी सीधे टूट गई। उसका शरीर पीछे धकेला गया और खून उगल पड़ा। पीछे हटो, वो व्यक्ति चिल्लाया और उसका शरीर तेजी से पीछे हटा। शिवम की युद्ध शक्ति भयानक थी, लेकिन उसने अभी तक पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। इस समय उसने पूरी शक्ति से प्रहार किया और शक्ति अद्भुत थी। पीछे हटना कहाँ, पीछे हटोगे, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। भज्ज। काले कब्जों वाले हत्यारे के सिर के ऊपर एक विशाल केओस बन गया जो भयानक शक्ति बिखेर रहा था, पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर। इतने लंबे समय बाद शिवम ने केओस को चौथे स्तर की चरम सीमा तक साध लिया था और वह 5वें स्तर के करीब था और अब केओस क्षेत्र 8वें स्तर तक ब्रेक थ्रू कर चुका था। केओस की शक्ति और भी भयानक हो गई थी। धड़ाम। अराजक फैंटियन की मोहरें मानो किसी पहाड़ की चोटी की तरह दूसरे व्यक्ति पर दब गईं। नहीं, काले कब्जों वाला हत्यारा चिल्लाया और बुरी तरह से लड़ने लगा, लेकिन यह बिल्कुल बेकार था। जुयम ने उसे दबा दिया। काले हत्यारे का शरीर सीधे फट गया और रूप और आत्मा दोनों नष्ट हो गए। दूसरा काला हत्यारा, उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया और वह भागना चाहता था, लेकिन अफसोस की गोल्डन अरे सम्राट सैनिकों के समान स्तर का खजाना था जिसमें आकाश और पृथ्वी की भयानक शक्ति समाहित थी, जिसे द्वितीयक शरीर में उकेरा गया था और अभी भी पूरी तरह से अनुसंधान से बहुत दूर था। जितना अधिक समय आप द्वितीयक शरीर में बिताते हैं, उतनी ही अधिक शक्ति आप निकाल सकते हैं जब आप अध्ययन जारी रखते हैं। काला हत्यारा गोल्डन स्थिति में था, वह असुरक्षित था, घायल भी था, फिर भागने का सवाल ही कहाँ था। शिवम ने एक काले हत्यारे को मारने के बाद बाकी की ओर कदम बढ़ाया। धड़ाम। अराजक फैंटियन की छाप उसके हाथों से निकली और परिणाम अब किसी संदेह से परे था। मैं तुम्हें मार दूंगा, हत्यारा मरते समय अनिच्छा से चिल्लाया और फिर अराजक स्वर्ग की छाप के नीचे रूप और आत्मा नष्ट हो गए। एक हाथ के इशारे से शिवम की स्टोरेज रिंग उसके हाथों में आ गई। अराजक क्षेत्र ने 8वें स्तर को तोड़ दिया है और मैंने अभी एक जगह खोजी है जहां अच्छी तरह अभ्यास कर सकूं और अपनी कल्टिवेशन को एम्परर हाई तक बढ़ा सकूं। शिवम के हृदय में हलचल हुई, फिर 2 उंगलियों की झिलमिलाहट के साथ 2 लपटें निकली और दोनों काले हत्यारों के शरीरों को जलाकर राख कर दिया। फिर काले पंख फैलाकर दरारों से बाहर निकला। कुछ देर उड़ान भरने के बाद शिवम एक पहाड़ में घुस गया और माउंटेन एंड रिवर मैप में प्रवेश किया। बहुत सारे रफ स्टोन्स निकालकर शिवम ने उन्हें निगलना और रिफाइन करना शुरू किया ताकि अपनी कल्टिवेशन को बढ़ा सके। कुछ दिनों बाद शिवम की इंपीरियल ने सफलतापूर्वक प्रगति की और वह एम्परर हाई के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर गया। इन लोगों की स्टोरेज रिंग्स देखते हैं क्या अच्छा है। शिवम ने कई स्टोरेज रिंग्स निकाली जिनमें हजारों पर्पल शर्ट यूथ्स की रिंग्स भी थी और 1000 किल्स हाउस के हत्यारों की भी।
शिवम ने सबसे पहले 1000 किल्स के हत्यारे की स्टोरेज रिंग देखी। इतने सारे खजाने हैं लेकिन अफसोस किलिंग मैंशन की कोई कल्टिवेशन विधि नहीं है। गिनती करने के बाद शिवम थोड़ा उत्साहित भी हुआ और थोड़ा उदास भी। 1000 किलर्स की स्टोरेज रिंग्स में खजाने बेहद समृद्ध थे। इन दो आधे साथ हथियारों की स्टोरेज रिंग्स में वास्तव में 15 से अधिक आर्टिफैक्ट एस थे और संख्या 16 तक पहुंची। यहाँ तक कि ड्रैगन पैलेस ट्रेजरी में शिवम के पास जितने सेज सोल्जर्स थे उससे भी अधिक थे। लेकिन ये सोचना सामान्य था। इन 2000 किलर्स ने 100 क्लैन बैटलफील्ड में न जाने कितने जीनियस पात्रों को मारा था, और आमतौर पर 100 क्लैन बैटलफील्ड में जो लोग प्रवेश करते हैं वे सम्राट स्तरीय ताकतों के जीनियस होते हैं। हर किसी के पास कुछ न कुछ सेलेस्टियल सोल्जर्स होते ही हैं, इसलिए इन हथियारों की स्टोरेज रिंग्स में इतने सारे सीक्रेट सोल्जर्स होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि शिवम को 1000 किल्स मैंशन की कल्टिवेशन विधि में बहुत दिलचस्पी थी। उनकी असैसिनेशन टेक्निक चौंका देने वाली थी। हत्या एक पल में हो जाती थी। फिर शिवम ने हजारों पर्पल शर्ट यूथ्स की स्टोरेज रिंग्स निकाली। इनमें भी 2 सेज सोल्जर्स थे, लेकिन शिवम को सबसे ज्यादा प्रभावित किया एक डिब्बे ने जिसमें एक जेड कार्ड था। 10,000 सोल्जर्स। शिवम की आंखें चमक उठीं। राठौर फैमिली की कल्टिवेशन विधि और भी अद्भुत थी। वे वास्तव में अपने शरीर में स्पिरिट सोल्जर्स और सेक्रेट सोल्जर्स को सील कर देते थे। हथियार और योद्धा की शक्ति एक हो जाती थी। उनकी शक्ति और भयावहता प्रभावशाली थी। तुरंत ही शिवम ने गंभीरता से इसे देखना शुरू किया। अद्भुत, अद्भुत, सच में अद्भुत। आधे घंटे बाद शिवम ने देखकर आह भरी। राठौर फैमिली की 10,000 सोल्जर्स तकनीक वास्तव में अद्भुत थी। वे स्पिरिट सोल्जर्स या होली सोल्जर्स को अपने केव में सील कर सकते थे। हथियार केव में होते, और हर बार जब एक अतिरिक्त हथियार एनक्लोज्ड किया जाता शक्ति बढ़ती जाती, कभी समाप्त नहीं होती। मानव शरीर में 360 बड़े छिद्र और अनगिनत छोटे छिद्र होते हैं। यदि सभी हथियार एनक्लोज्ड हो जाएं तो वह शक्ति कितनी भयानक होगी। जितना उच्च स्तर का हथियार एनक्लोज्ड होगा उतनी ही शक्ति अधिक होगी। बेशक सीलिंग वेपन पर शरीर की भारी मांग होती है। आत्मा जितनी मजबूत, कल्टिवेशन जितना उच्च, उतने अधिक सैनिक सील किए जा सकते हैं और स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। राठौर फैमिली के 2 पर्पल शर्ट यूथ्स केवल एम्परर स्पिरिट सोल्जर्स को सील कर सकते थे और उनमें से एक ने 18 एम्परर स्पिरिट सोल्जर्स सील किए थे। स्पष्ट है, पर्पल शर्ट यूथ पर्याप्त मजबूत नहीं था। यदि उसने जबरन आर्टिफैक्ट को सील किया तो संभव है कि आर्टिफैक्ट की माइट उसे फाड़ देती। फिर भी केवल 18 एम्परर स्पिरिट सोल्जर्स सील करने पर भी शक्ति पहले से ही भयावह थी। हीना अपने होली सोल्जर्स के साथ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह नोबल यूथ तो और भी भयानक था। उसने सीधे 12 आर्टिफैक्ट एस सील किए थे और कौन जाने और भी हों। लेकिन ये कोई आश्चर्य नहीं था। नोबल यूथ सेलेस्टियल स्पिरिट बॉडी था और उसकी कल्टिवेशन हाफ होली के दूसरे चरण तक पहुंच गई थी। इसके अलावा 10,000 सोल्जर्स की तकनीक का अभ्यास करने के लिए एक अत्यंत कठिन शर्त थी और वह थी 10,000 सोल्जर्स का फील्ड। सोल्जर्स का फील्ड एक भयानक क्षेत्र है। यह क्षेत्र विभिन्न हथियारों के फील्ड में बदल सकता है, जैसे तलवार का क्षेत्र, भाले का क्षेत्र, बंदूक का क्षेत्र आदि। अन्यथा इतने सारे अलग अलग हथियारों का एकीकरण संभव नहीं। यदि आप 10,000 सोल्जर्स का फील्ड कल्टिवेट नहीं करते तो आप 10,000 सोल्जर्स की तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए राठौर फैमिली के लोग सर्कुलेशन को इतने आत्मविश्वास से रखते थे क्योंकि भले ही दूसरों को यह मिल भी जाए वे इसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिवम के चेहरे पर मुस्कान आई। वॉन्बिंग फील्ड शिवम अराजक रेल्म को कल्टिवेट करता है। विभिन्न उपकरणों के क्षेत्र को बदलना तो कोई बात ही नहीं। आकाश और पृथ्वी के बीच कुछ शीर्ष क्षेत्रों को छोड़कर शिवम सबको बदल सकता है। विभिन्न उपकरणों के क्षेत्र को भी स्वाभाविक रूप से बदल सकता है और यह 10,000 सोल्जर्स तकनीक तो शिवम के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। शिवम ने तुरंत विस्तार से महसूस किया और 10,000 सोल्जर्स की तकनीक को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया। अब शिवम के पास एक और तरीका था। 2 दिन बाद शिवम ने अपना एनलाइटनमेंट समाप्त किया और फिर ब्लैक ड्रैगन गन उसके हाथ में प्रकट हुआ। शिवम होली सोल्जर्स को केव में सील करना शुरू करने वाला था। अब शिवम का स्पिरिट बॉडी सेलेस्टियल स्पिरिट बॉडी है और इसमें अराजक गैस की एक झलक है जो समान स्तर के सेलेस्टियल स्पिरिट बॉडी से भी अधिक शक्तिशाली है। उसे विश्वास था कि होली सोल्जर को इंटीग्रेट करने में कोई समस्या नहीं होगी। एक्यूपंक्चर ओपन। तुरंत ही शिवम ने टैक्टिक्स चलाए। उसकी दाहिनी हथेली में एक प्रकाश बिंदु चमकने लगा। वह उसकी हथेली का बड़ा छिद्र था।
मानव शरीर में 360 बड़े छिद्र पूरे शरीर में फैले होते हैं। सील। फिर शिवम ने एक गहरी आवाज लगाई और ब्लैक ड्रैगन गन जल्दी से छोटा हो गया, फिर उसकी हथेली के छिद्र में घुस गया। अचानक शिवम ने एक शक्तिशाली योद्धा की गैस महसूस की जो पागलों की तरह उसके छिद्र पर हमला कर रही थी। एक तेज दर्द उसकी एक्यूपंक्चर पॉइंट से उठा। यदि शरीर पर्याप्त मजबूत न हो और कल्टिवेशन पर्याप्त गहरी न हो तो इस सोल्जर स्पिरिट के दबाव में शरीर सीधे फट जाता। लेकिन शिवम सेलेस्टियल बॉडी था और उसका शरीर बेहद शक्तिशाली था। हालांकि उसे कुछ दर्द हुआ लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। कुछ ही देर बाद ब्लैक ड्रैगन गन शांत हो गया और छिद्र में निलंबित हो गया। शिवम का मन उसमें डूब गया और उसने पाया कि उसकी हथेली का छिद्र मानो एक दुनिया जैसा था। ब्लैक ड्रैगन गन उसमें शांति से निलंबित था। जैसे ही उसका मन हिलता ब्लैक ड्रैगन गन शिवम की हथेली में प्रकट हो जाता। एक सेज सोल्जर को सफलतापूर्वक सील कर लेने से शिवम का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। फिर उसके काले पंख निकल आए। शिवम ने सर्कुलेशन चलाई और उसकी रीढ़ पर भी एक प्रकाश बिंदु चमक उठा। शिवम ने ब्लैक फेदर विंग्स को घुमाया और उन्हें इस छिद्र में सील कर दिया। 2 सीक्रेट सोल्जर्स को सील करने के बाद वे दोनों एक्यूपंक्चर पॉइंट्स मानो मेरिडियंस के माध्यम से आपस में जुड़ गए और मेरिडियंस से होते हुए एक योद्धा की ऊर्जा प्रवाहित हुई। फिर शिवम ने एक वॉर स्वॉर्ड निकाला जो कि एक आर्टिफैक्ट था और उसे बाएं हाथ की हथेली के छिद्र में सील कर दिया। ये 3 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स आपस में मेरिडियंस के जरिए जुड़ गए। फिर शिवम ने चौथे आर्टिफैक्ट को सील करना शुरू किया। जैसे जैसे और अधिक सीक्रेट सोल्जर्स सील होते गए सोल्जर्स की स्पिरिट और भी प्रबल होती गई और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर दबाव भी और बढ़ता गया। हर बार जब कोई सीक्रेट सोल्जर सील होता तो शिवम के छिद्र मानो फटने लगे और दर्द असहनीय होता। लेकिन शिवम ने दांत भींच लिए और सहन किया। आखिरकार शिवम ने एक ही सांस में 10 आर्टिफैक्ट सील कर दिए। ये 10 सेंट सोल्जर्स 10 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में सील किए गए जो मेरिडियंस के माध्यम से आपस में गूंथे हुए थे और सोल्जर्स की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। इस बिंदु पर शिवम अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गया। उसे महसूस हुआ कि यदि और सोल्जर्स सील करने की कोशिश की तो उसका शरीर सहन नहीं कर पाएगा और सोल्जर्स की ऊर्जा से फट जाएगा। यदि और अधिक सेज सोल्जर्स को सील करना है तो केवल कल्टिवेशन को सुधारना होगा या आत्मा को और विकसित करना होगा। शिवम आसमान की ओर उछला। उसके विचार बदले और उसके शरीर पर 10 रोशनियां चमक उठीं। 10 आर्टिफैक्ट प्रकट हुए और शिवम के शरीर के चारों ओर मंडराने लगे। शिवम ने ब्लैक ड्रैगन गन हाथ में लिया, एक वार किया और एक भयानक बंदूक छाया हजारों मील दूर तक चली गई और फिर गायब हो गई। शक्ति सचमुच अद्भुत है। यदि वास्तव में 10,000 सोल्जर्स को सील किया जा सके तो शक्ति चौंका देने वाली होगी। और अगर और भी मजबूत सील्स हों जैसे ग्रेट सोल्जर्स, सुप्रीम सोल्जर्स, यहाँ तक कि इंपीरियल सोल्जर्स, तो ये कितना भयानक होगा। शिवम का चेहरा उत्साह से चमक उठा। सर्कुलेशन एक गुप्त तकनीक थी और वह अत्यंत भयानक गुप्त तकनीक थी। यदि 10,000 सोल्जर्स फील्ड को 10,000 सोल्जर्स लॉ में कल्टिवेट किया जाए तो ये रहस्यमयी तकनीक एक भयानक जादुई कला में बदल जाएगी। उसके विचार फिर बदले और 10 सीक्रेट सोल्जर्स वापस उसके शरीर के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में उड़ गए और गायब हो गए। 1000 किल्स हाउस ने मेरे मुख्य शरीर पर एक किलिंग मार्क छोड़ा है। वे उसी के माध्यम से मुझे ढूंढ सकते हैं, तो मैं दूसरे शरीर को बाहर भेज दूंगा ताकि वह शहर की तलाश करे। मुख्य शरीर माउंटेन एंड रिवर मैप में मैजिक क्रिस्टल रिफाइन करेगा और सोल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। एक तीर से 2 निशाने। शिवम ने सोचा, मुख्य शरीर माउंटेन्स एंड रिवर्स में है। उसे विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष वहां तक किलिंग मार्क महसूस कर सकता है। ये सोचकर वो माउंटेन्स एंड रिवर्स से निकला, फिर पहाड़ों से बाहर आया और बाय लोगों के बैटलफील्ड की गहराई की ओर चला गया। शिवम माउंटेन्स एंड रिवर्स में एम्परर S6 फोल्ड मैजिक क्रिस्टल का एक टुकड़ा निकाला और उसे रिफाइन करना शुरू किया। मोशाजंग की ऊर्जा शरीर में घुसते ही मोसा गैस में बदल गई और डैंशन में जाकर स्पिरिट गॉड को लपेटने लगी। शिवम को आत्मा में झुंझुनी और फटने जैसी पीड़ा महसूस हुई। यह मोशाजिंग की ऊर्जा थी जो आत्मा को टेम्पर कर रही थी और उसे और मजबूत बना रही थी। कुछ घंटों बाद एम्परर S6 फोल्ड मैजिक क्रिस्टल का एक टुकड़ा रिफाइन हो गया और शिवम की आत्मा में थोड़ी प्रगति हुई। हालांकि थोड़ी ही, लेकिन यह शिवम के एक्सकैलिबर से कल्टिवेट करने की तुलना में बहुत तेज थी। फिर शिवम ने एक और एम्परर S6 फोल्ड मैजिक क्रिस्टल निकाला और रिफाइन करना जारी रखा। दूसरी ओर सेकेंडरी बॉडी बाय बैटलफील्ड में प्रवेश कर चुका था। रास्ते में उसने कई लड़ाइयां देखी, भयंकर और उग्र। हर लड़ाई में कोई हारता, कोई घायल होता या कोई मर जाता। लेकिन अब शिवम को लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
जब उसने इन एरोगेंसेस को देखा तो दूर से ही बच गया। अब उसका इरादा पहले एक शहर ढूंढने का था, फिर आगे की योजना बनाने का। वास्तव में मुख्य शरीर माउंटेन्स एंड रिवर्स में ही रहा। उसके बाद 1000 किल्स हाउस के हत्यारे कभी नहीं दिखे। कुछ दिनों बाद आगे एक विशाल शहर दिखाई दिया। शहर बेहद भव्य और विशाल था। उसकी दीवारें सैकड़ों मीटर ऊंची थीं। शहर के द्वार पर भारी पहरेदार थे। ये सब स्थानीय लोग थे जो हंड्रेड्स बैटलफील्ड में ही बड़े हुए थे। शिवम शहर में दाखिल हुआ और पाया कि शहर बहुत चहल पहल से भरा हुआ था। सड़कों पर समय समय पर युवा शक्तिशाली लोग दिखते जिनसे प्रबल ऑरा निकल रही थी। शिवम ने देखा कि उनमें से ज्यादातर एम्परर हाई और एम्परर रूम स्तर के कल्टिवेटर्स थे और कभी कभी आधे सैंड स्तर की उपस्थिति भी दिखती थी। इनमें से ज्यादातर युवा लोग शिवम की तरह बाहर से ट्रेनिंग करके बाई बैटलफील्ड में आए थे, लेकिन ये लोग समय समय पर शहर में आते और आराम करते। आखिरकार शहर में सेंट्स लेवल के स्थानीय शक्तिशाली लोग थे और शहर में लड़ाई की अनुमति नहीं थी। यहाँ वे आराम कर सकते थे और साथ ही विशेष चौक बाजार थे जहाँ कई जीनियस खजानों का आदान प्रदान करते थे। हंड्रेड्स बैटलफील्ड संकटों और अवसरों से भरा था। प्राचीन युद्धों ने अनगिनत खजाने छोड़े थे। कुछ लोग जोखिम उठाते और खजाने पा जाते। शिवम ने शहर में घूमकर एक सराय ढूंढी और एक कमरा लिया। कमरे में प्रवेश कर वो पालथी मारकर बैठा और साधना शुरू की। अगले कुछ दिनों तक शिवम का मुख्य शरीर माउंटेन्स एंड रिवर्स में मैजिक क्रिस्टल रिफाइन करता रहा। उसकी आत्मा लगातार मजबूत होती गई। अब तक उसकी सोल पावर पूरी तरह से हाफ सेंट के दूसरे चरण तक पहुंच गई थी। फिर भी यह पर्याप्त नहीं था और शिवम अब भी मैजिक क्रिस्टल रिफाइन करता रहा। शहर में प्रवेश करने के 10 दिन बाद शिवम की सोल स्ट्रेंथ ने एक और ब्रेक थ्रू किया और हाफ सेंट के दूसरे चरण की सोल स्ट्रेंथ तक पहुंच गई। इस स्तर की सोल पावर पर जब शिवम मैजिक स्वॉर्ड स्किल का उपयोग करता तो दूसरे हाफ सेंट स्टेज के एक्सपर्ट्स की आत्मा जबरदस्त रूप से हिलती और गहरे प्रभावित होती। यहाँ तक अभ्यास करने के बाद शिवम ने अस्थायी रूप से मैजिक क्रिस्टल रिफाइन करना रोक दिया। चलो माउंट चलते हैं। विचार बदलते ही सेकेंडरी बॉडी माउंटेन एंड रिवर मैप में प्रवेश कर गया जबकि मुख्य शरीर बाहर आ गया। इस दौरान सेकेंडरी बॉडी समय समय पर बाहर जाकर खबरें इकट्ठा करता और शहर में बहुत सी जानकारी हासिल करता। माउंट एक युद्ध मंच था और यह शहर में एकमात्र जगह थी जहां लड़ाई की जा सकती थी। कई बाहर से आए जीनियस माउंट जाते विरोधी ढूंढते जीवन मृत्यु की लड़ाइयां लड़ते, जीवन और मृत्यु के किनारे चलते, अपनी क्षमता जगाते और बड़ी छलांग लगाते। शिवम भी माउंट जाएगा, विरोधियों को ढूंढेगा, लड़ेगा, खुद को निखारेगा और अपनी शक्ति बढ़ाएगा। जल्द ही शिवम के सामने एक इमारत आ गई। इमारत बड़ी नहीं थी। शिवम अंदर गया और पाया कि वहां एक बैटल प्लेटफॉर्म था। मंच के चारों ओर कोई सीटें नहीं थीं। कुछ युवा खड़े होकर देख रहे थे। वहां लगभग सैकड़ों लोग थे। बैटल प्लेटफॉर्म पर 2 युवा उग्र युद्ध में थे। दोनों युवा एम्परर 8th पीक के कल्टिवेटर्स थे और उच्च स्तरीय स्पिरिट बॉडीज रखते थे। दोनों हॉन्फ रहे थे और मंच के 2 किनारों पर खड़े थे। उनके शरीर पर कई घाव थे और दोनों घायल थे। फिर भी दोनों बैटल प्लेटफॉर्म से पीछे नहीं हटे क्योंकि मंच पर एक लाइट कर्टन छाई हुई थी और उसके कारण उतरना मुश्किल था। शिवम ने दूसरी बार सीखा कि इस बैटल प्लेटफॉर्म को शूरर टेरेस कहते हैं। एक बार जब आप उस पर कदम रखते हैं तो मंच के चारों ओर लाइट कर्टन उठ जाती है। फिर केवल 2 रास्ते होते हैं। पहला, विरोधी को मार डालो और लड़ाई स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगी। दूसरा, आधे घंटे तक टिके रहो। आधे घंटे बाद लाइट कर्टन गायब हो जाएगी और फिर आप मंच से उतर सकते हैं। शूरर प्लेटफॉर्म पर हार मानना संभव नहीं था, इसलिए जब आप माउंट पर कदम रखते हैं और यदि आपका सामना आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली विरोधी से होता है तो आपके पास केवल एक ही रास्ता बचता है। इसीलिए यहाँ बहुत से लोग अपने समान स्तर या थोड़े उच्च स्तर के विरोधियों को चुनते हैं, जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ते हैं और खुद को निखारते हैं। बैटल प्लेटफॉर्म पर दोनों युवक बराबरी पर थे और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, बस इसी तरह इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बैटलफील्ड के चारों ओर की लाइट कर्टन गायब हो गई और दोनों युवक बैटल प्लेटफॉर्म से कूदकर वहां से गायब हो गए। एक लाल वस्त्रधारी युवक बैटल प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाकर चढ़ा। उसकी सांसें बिना किसी रोक-टोक के बाहर आ रही थीं। एम्परर कैलाश जोंग, कौन मुझसे लड़ेगा? लाल वस्त्रधारी युवक ने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। मैं आऊंगा, एक आवाज गूंजी और एक युवक बैटल प्लेटफॉर्म पर कूद गया। उसकी सांसें फैल गईं। यह एम्परर सर्क्युलस के शुरुआती चरण का कल्टिवेटर था।
शूरा स्टेज पर आमतौर पर बहुत ऊंचे स्तर वाले लोग दूसरों को चुनौती देने नहीं जाते क्योंकि इससे टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं। यहाँ आने वाले लोग मजबूत विरोधियों की तलाश में आते हैं ताकि खुद को निखार सकें। किसी कमजोर को चुनौती देने का क्या मतलब, सिवाय इसके कि आपस में दुश्मनी हो तब जाकर कोई विरोधी को मारने के लिए चढ़े। एम्परर सर्क्युलस के शुरुआती चरण में तुम मेरे विरोधी नहीं हो, लाल वस्त्रधारी युवक ने ठंडे स्वर में कहा। जरूरी नहीं। एम्परर रूम के शुरुआती चरण का युवक, जिसकी आंखों में मजबूत लड़ने की इच्छा झलक रही थी, बोला। बस इस समय बैटल प्लेटफॉर्म पर लाइट कर्टन फिर से उठ गई। मार डालो। एम्परर रूम के शुरुआती चरण का युवक पहले हमला करता है और उसके हाथ में एक भाला प्रकट हुआ जो बिजली की तरह चमका और लाल वस्त्रधारी युवक की ओर बढ़ा। धड़ाम। लाल वस्त्रधारी युवक के चारों ओर आग का एक क्षेत्र फैल गया जिसने विरोधी को घेर लिया। उसी समय वह उसकी ओर उड़ा। उसके हाथ में एक फ्लेम स्वॉर्ड प्रकट हुआ और उसने उस युवक पर वार किया। धड़ाम धड़ाम दोनों की भयानक टक्कर हुई। एम्परर रूम शुरुआती चरण का युवक पीछे हट गया और उसकी आंखों में भय की झलक थी। वह पूरी तरह दब गया था। मर। लाल वस्त्रधारी युवक आग के साथ आगे बढ़ा और फ्लेम वॉर नाइफ ने तूफानी आक्रामकता शुरू कर दी। एम्परर रूम के शुरुआती चरण का युवक दहाड़ा पूरी ताकत से फट पड़ा और पूरी कोशिश से लाल वस्त्रधारी युवक का सामना करने लगा। लेकिन लाल वस्त्रधारी युवक की कॉम्बैट स्ट्रेंथ उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थी और उससे बहुत मजबूत थी। उसे मजबूर होकर पूरी जान लगानी पड़ी। ये लड़ाई भी उसके लिए एक अवसर थी। अगर वह लाल वस्त्रधारी युवक के हमलों के नीचे आधा घंटा टिक पाता तो निश्चित रूप से उसे बड़ा लाभ मिलता। लेकिन अफसोस, लाल वस्त्रधारी युवक उससे बहुत मजबूत था। केवल दर्जन भर वारों में ही फ्लेम वॉर नाइफ ने उसे कुचल दिया और एम्परर रूम शुरुआती चरण का युवक 2 टुकड़ों में बंट गया। भयानक लपटों ने उसके शरीर को राख में बदल दिया। एक शक्तिशाली जीनियस यूं ही मारा गया। जैसे ही एक व्यक्ति मारा गया, बैटल प्लेटफॉर्म के किनारे की लाइट कर्टन हट गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सब एरोगेंस सर्वोच्च स्पिरिट स्तर के हैं, लेकिन अगर उनकी शक्ति काफी ऊंची न हो तो 100 रेसेस बैटलफील्ड पर आकर वे केवल मर ही सकते हैं। अफसोस, भले ही सब एक ही स्तर के स्पिरिट बॉडी हो, उनकी ताकत फिर भी अलग अलग होती है। लाल वस्त्रधारी युवक की कॉम्बैट स्ट्रेंथ अत्यंत प्रबल थी। लाल वस्त्रधारी युवक ने विरोधी की स्टोरेज रिंग उठाई और उदासीन स्वर में कहा, मुझे अपनी वेटस्टोन बनाना चाहते हो, मौत को दावत देते हो। बाय बैटलफील्ड का माउंट इतना ही निर्दयी था। अगर तुम दूसरों को अपनी वेटस्टोन बनाना चाहते हो, खुद को निखारना चाहते हो, तो संभव है अपनी जान भी वहीं छोड़नी पड़े। और कौन लड़ेगा? बस एम्परर कैलाश जीयू का हो तो चलेगा। लाल वस्त्रधारी युवक ने फिर कहा। उसकी आंखों में प्रबल फाइटिंग स्पिरिट थी। स्पष्ट था कि लाल वस्त्रधारी युवक अपने ऊपर बहुत विश्वास रखता था। वह भी मजबूत विरोधियों को ढूंढकर खुद को निखारना चाहता था। मैं तुझसे लड़ूंगा। एक गंजा युवक बैटल प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाकर चढ़ा और उसकी सांसें बाहर निकलीं। वह एम्परर सर्क्युलस के उत्तरार्ध का कल्टिवेटर था, जिसकी कल्टिवेशन लाल वस्त्रधारी युवक से थोड़ी ऊंची थी। युद्ध बिना कोई अतिरिक्त शब्द कहे दोनों भिड़ गए। बैटल प्लेटफॉर्म पर उनका टकराव बेहद उग्र था और दोनों ने खुद को चरम पर धकेल दिया। बैटलफील्ड के नीचे कई युवा ध्यान से देख रहे थे। दूसरों की लड़ाई देखना कभी कभी प्रेरणा और सीख देता है। दोनों की लड़ाई बेहद भयंकर थी। 100 से अधिक वारों के बाद भी जारी रही। अंत में लाल वस्त्रधारी युवक और भी मजबूत साबित हुआ। गंभीर रूप से घायल होते हुए भी उसने अपने विरोधी को मार डाला। लाल वस्त्रधारी युवक ने जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ी। लगता था कि उसने कुछ हासिल कर लिया। वह बैटल प्लेटफॉर्म से उतरा और वहां से गायब हो गया। अनुमान था कि वह रिट्रीट के लिए जगह खोजने गया होगा। इसके बाद कई जीवन मृत्यु की लड़ाइयां हुई। कुछ लोग मारे गए, कुछ घायल हुए। केवल ऐसा वातावरण ही वास्तव में तेजी से सुधार सकता है। शिवम ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर वह आगे बढ़ा और बैटल प्लेटफॉर्म पर प्रकट हुआ। कौन मुझसे लड़ेगा? शिवम ने चारों ओर देखा और एक वाक्य जोड़ा, बेहतर होगा कि कोई हलफिसेंट सामने आए। हलफिसेंट से नीचे वालों को मरने के लिए आने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर चर्चा की आवाजें उठीं। वाह, यह व्यक्ति कितना अहंकारी है। उसकी इंपीरियल देखो, बस एम्परर सर्क्युलस की 8वीं परत के शुरुआती चरण का है। वह भी कहता है कि हाफ सेंट से नीचे कोई जी नहीं पाएगा। ये तो आसमान छूती दीवानगी है। मैं इसका सामना करूंगा। एक युवक बैटल प्लेटफॉर्म पर दौड़ा। उसकी सांसें बाहर निकलीं। वो सेलेस्टियल एम्परर की 8वीं चोटी का कल्टिवेटर था। एम्परर 8फोल्ड पीक, तुम मरने क्यों आए हो?
शिवम ने हल्का सा सिर हिलाया, निराश दिखा। पागल, देखता हूँ कैसे मुझे मारते हो, युवक ने ठंडी आवाज में कहा। आगे बढ़ा और उसके हाथ बांस के पंजों जैसे बने और उसने शिवम की ओर झपट्टा मारा। धड़ाम, शिवम ने भयानक मुक्का मारा और विरोधी का हाथ सीधे फट गया। मुक्का रुकते बिना उसके डांटियन पर लगा और उसे छेद दिया। एक मुक्के में हत्या। शिवम ने जरा भी दया नहीं दिखाई। शूर प्लेटफॉर्म पर कोई दया नहीं दिखाता। जब आप शूर प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हैं तो आप मरने के लिए तैयार होते हैं, और शिवम पहले ही चेतावनी दे चुका था। मैंने कहा था हलफिसेंट से नीचे वालों को मरने के लिए आने की जरूरत नहीं है, शिवम ने उदासीन स्वर में कहा। बैटलफील्ड के नीचे बाकी युवाओं की निगाहें उस पर टिक गईं। एम्परर हाई के शुरुआती चरण वाले ने एम्परर हाई की चोटी पर पहुंचे व्यक्ति को एक मुक्के में मार दिया। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ वाकई चौंका देने वाली थी। इसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ सचमुच अद्भुत है। बस यही मेरी वेटस्टोन बनेगा। एक मजबूत युवक जिसकी आंखों में युद्ध की प्रबल इच्छा झलक रही थी आगे बढ़ा और बैटल प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाई। भयानक सांसें फैलीं। वो एम्परर सर्कुलस का शिखर स्तर था। यह वही है दर्श का इंपीरियल एम्परर रूम के शिखर पर है, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर बेहद भयानक है। उसने कई एम्परर रूम के शिखर के एरोगेंसेस को काट डाला है और एक बार हाफ सेंट को भी चुनौती दी थी। उसके हमलों के नीचे उसने आधा घंटा जिंदा रहकर दिखाया। वह हाल ही में मजबूत विरोधियों को चुनौती देता आ रहा है, अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहता है, अल्टीमेट रेल्म को कॉम्प्रहेंड करना चाहता है और हाफ सेंट में प्रवेश करना चाहता है। उस एलीट युवक के मंच पर आने से हलचल मच गई, लेकिन शिवम ने फिर भी सिर हिलाया और मन में कहा, एक और मौत, इसकी जरूरत ही क्या है। शिवम के लिए यहाँ आने का मकसद मजबूत विरोधियों को ढूंढना और खुद को निखारना था। कमजोरों से लड़ने का उसके लिए कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसकी यह बात दूसरों के कानों में घमंड लगी। एम्परर होकर भी शर्म नहीं आती, मार डालो इसे। दर्श का शरीर बवंडर की तरह उठा और शिवम पर हमला कर दिया। दर्श का हथियार भी एक भाला था, लेकिन ये केवल एक पॉन था। वह भाला तूफान की तरह शिवम पर हमला करता हुआ आया। धड़ाम, शिवम ने वार किया। उसका हमला अब भी बहुत सीधा और सरल था। केओटिक रेल्म में जेल डे स्किल्स के साथ मिलकर एक मुक्का फूटा और दर्श का हमला पल भर में ढह गया, असहनीय साबित हुआ। मुक्का बिना रुके आगे बढ़ा और दर्श की ओर जा पहुंचा। दर्श का चेहरा बुरी तरह बदल गया। शिवम का मुक्का बहुत ही भयानक था, उसकी उम्मीद से कहीं अधिक। रोको इसे, वह जोर से दहाड़ा और एक नीली ढाल आर्टिफैक्ट के रूप में प्रकट हुई। उसी समय एक हिंसक आंधी उसके चारों ओर उठी और हवा से बनी कई ढालें उसके शरीर के चारों ओर बन गईं। धड़ाम, शिवम का मुक्का आर्टिफैक्ट की ढाल पर लगा और भयानक धमाका हुआ। आर्टिफैक्ट की ढाल चकनाचूर हो गई। दर्श बुरी तरह घायल हो गया और पूरा शरीर उड़कर बैटल प्लेटफॉर्म के किनारे की लाइट कर्टन से जा टकराया। लाइट कर्टन कांपी और उसके शरीर को रोक दिया। दर्श लाइट कर्टन पर से फिसलकर नीचे गिरा और मुंह से खून उगल दिया। ये कैसे संभव है, दर्श ने चीखते हुए कहा। शिवम की कॉम्बैट पावर बहुत भयानक थी। उसकी कल्टिवेशन के अनुसार उसे एक वार भी सहने में असमर्थ होना चाहिए, जबकि उसकी रक्षात्मक शक्ति ने पहले आधे सैंट के लगातार हमलों को रोका था। अब वही शिवम के मुक्के से गंभीर रूप से घायल हो गया। नीचे खड़े अन्य लोग स्तब्ध रह गए। मार डालो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। कदम बढ़ाया और दर्श की ओर बढ़ा। रोकूंगा, मुझे रोकना ही होगा। दर्श दहाड़ा, उसके हाथ हिले और दो और ढालें प्रकट हुई। सब आर्टिफैक्ट एस थीं। 3 आर्टिफैक्ट ढालें एक दूसरे के ऊपर आकर उसके सामने लटक गईं। साथ ही उसके शरीर पर एक आर्मर प्रकट हुई जो कि एक होली सोल्जर थी। इतने सारे डिफेंसिव सीक्रेट सोल्जर्स थे, इसलिए उसने आधे सैंट के लगातार हमलों को रोका था। रेड ग्लव्स में लगातार एसेंस भरता गया और उनका भार बढ़ता गया। धड़ाम, फिर एक और मुक्का आया और दर्श की ढाल पर लगा। पूरा शरीर रेत के थैले की तरह उड़कर लाइट कर्टन से टकराया। लाइट कर्टन जोर से कांप उठी। दर्श खून और टूटी हुई हड्डियां उगलता रहा, न जाने कितने टुकड़े टूट चुके थे। इस व्यक्ति की शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है? दर्श निराश हो गया। शिवम की शक्ति उसके द्वारा देखे गए आधे सैंड से भी आगे थी। आखिर कैसे एक एम्परर हाई का योद्धा इतनी भयानक शक्ति रख सकता है? बेशक वह नहीं जानता था कि जब शिवम एम्परर सर्कुलस की 7वीं परत की चोटी पर था तब भी वह 1000 किल्स हाउस के आधे सेंट एक्सपर्ट का सामना कर चुका था। मार डालो, शिवम के हाथ में ब्लैक ड्रैगन गन प्रकट हुई। एक ही वार में उसने 13 प्रहार किए। 13 शक्तियां आपस में जुड़ गईं और दर्श की भारी रक्षा को चीरते हुए सीधे उसके शरीर पर गिरीं।
दर्श चीखता रह गया और उसका शरीर फट गया। इस बार वह कभी उठ नहीं पाया। आर्टिफैक्ट रक्षा के बावजूद उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। शिवम ने हाथ हिलाकर दर्श के सेक्रेट सोल्जर्स और स्टोरेज रिंग को समेट लिया। और कौन लड़ेगा बेहतर होगा, कोई हाफ सेंट आए। शिवम ने चारों ओर देखा और फिर से कहा, क्या भयानक शक्ति है। इस व्यक्ति की शक्ति तो आधे सेंट के शुरुआती चरण से भी अधिक है। अविश्वसनीय, एक एम्परर हाई इतनी भयानक शक्ति रखता है। यह जरूर हेवनली बॉडी होगा। हेवनली बॉडी क्या सचमुच इतना भयानक होता है? नीचे खड़े लोग चर्चा करने लगे और कुछ देर तक कोई ऊपर नहीं आया। कुछ लोगों की आंखें चमकी मानो वे अपनी ताकत तौल रहे हों। शिवम ने दर्श को कुछ ही वारों में मार डाला था। उसकी ताकत कई आधे सेंस से भी ऊपर थी। कुछ आधे सेंस भी अपनी कॉम्बैट पावर को तौल रहे थे कि क्या वे शिवम का सामना कर सकते हैं। मैं आता हूँ। कुछ देर बाद एक हरे वस्त्रधारी युवक बैटल प्लेटफॉर्म पर चढ़ा। ये रौनक है। उसे देखकर कई लोगों की आंखें चमक उठीं। कहा जाता है कि रौनक आधे सेंट के दूसरे चरण को तोड़ने वाला है और उसने नियमों की समझ भी पाली है। वो मंच पर आया है, सब इस लड़ाई को ध्यान से देखेंगे। बैटल प्लेटफॉर्म पर शिवम के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आई। अंततः एक सही विरोधी आया। मार डालो, रौनक ने सीधे शुरुआत की। उसका शरीर बिजली से ढका हुआ था। भयानक बिजली की ऊर्जा ने एक थंडर सील बनाया और उसे शिवम पर दे मारा। धड़ाम, शिवम के हाथ में ब्लैक ड्रैगन गन उठी और उसने लेयिन पर प्रहार किया। जोरदार धमाके के साथ लेयिन फट गया और पूरा बैटल प्लेटफॉर्म बिजली की शक्ति से भर गया। लेकिन फिर एक बिजली का ट्राइपॉड शिवम को दबाने के लिए प्रकट हुआ। बहुत अच्छा, शिवम दहाड़ा और ब्लैक ड्रैगन गन से प्रहार किया। रौनक एक्सट्रीम थंडर के क्षेत्र का स्वामी था। उसने भयानक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया था। बिजली की शक्ति से वह अनेक भयानक आक्रमण तकनीकें बना सकता था। उसकी शक्ति बेहद अद्भुत थी। शिवम ने न तो मैजिक स्वॉर्ड टैक्टिक्स दिखाई और न ही केओस का प्रयोग किया। उसने केवल साधारण कॉम्बैट स्किल्स से लड़ाई लड़ी। कुछ समय के लिए दोनों के बीच भीषण टकराव हुआ और जीत हार तय करना मुश्किल हो गया। ये लड़ाई पूरे आधे घंटे तक चली। अंततः बैटल प्लेटफॉर्म की लाइट कर्टन गायब हुई और लड़ाई समाप्त हुई। रौनक भारी सांसें ले रहा था। उसका मेरिडियन बेहद घट चुका था। अगर लड़ाई जारी रहती तो वह टिक नहीं पाता। दूसरी ओर शिवम अब भी शांत खड़ा था। राक्षस, रौनक बुदबुदाया और बैटल प्लेटफॉर्म से उतर गया। अफसोस, थोड़ा कम रह गया। कोई असली संकट महसूस नहीं हुआ। शिवम ने धीरे से कहा। रौनक के साथ लड़ाई से शिवम खुश था। उसने केओटिक रेल्म की समझ में कुछ महसूस किया, लेकिन असली संकट न होने की वजह से असर थोड़ी कमजोर रहा। क्या कोई आधे सेंट के दूसरे चरण में है? आओ, शिवम ने फिर कहा और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। नीचे खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। शिवम वास्तव में आधे सेंट के दूसरे चरण को चुनौती देना चाहता था। यह बहुत ही असामान्य था। एम्परर सर्क्यूलस का कल्टिवेटर आधे सेंट के दूसरे चरण को चुनौती दे, ये सुनकर सम्राट स्तरीय शक्तियों से आए लोग भी दंग रह गए। ध्यान रहे, यहाँ आधे सेंस आम आधे सेंस जैसे नहीं थे। वे सब आधे सेंस स्तर के प्रतिभाशाली लोग थे। सचमुच दिलचस्प है। ऐसा एरोगेंट पैदा हुआ है। अगर इसे काट दिया जाए तो मजेदार होगा। एक ठंडी और शांत आवाज आई और एक पीला सा चेहरा लिए युवक बैटल प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। धम, फिर उस युवक ने कदम पटका और भयानक शक्ति शिवम की ओर उमड़ी। कानून की शक्ति। शिवम की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उनमें उत्साह की झलक आए। ये सचमुच आधे सेंट के दूसरे चरण का एक्सपर्ट था। 13 प्रहार। ब्लैक ड्रैगन गन आगे बढ़ी। धड़ाम, ब्लैक ड्रैगन गन मानो इस्पात के पहाड़ से टकरा गई। भयानक शक्ति भीतर घुस आए। ब्लैक ड्रैगन गन झुक गई। शिवम का शरीर पीछे धकेला गया और दर्जन भर कदम लेने के बाद जाकर वह स्थिर हो पाया। कानून की शक्ति सचमुच बहुत भयानक है। शिवम ने मन ही मन आह भरी, लेकिन उसकी आंखों में और अधिक उत्साह था और प्रबल लड़ने की इच्छा चमक रही थी। उस पर दबाव था, एक गहरा दबाव। उसे बस यही दबाव चाहिए था जो उसे मजबूर करे कि वह आगे बढ़े। धम, पीला सा चेहरा लिए युवक एक एक कदम करके आगे आया। उसकी सांसें अचानक आसमान छूने लगी और उसके चारों ओर रक्त की रोशनी चमक उठी जिसने पूरे शरीर को घेर लिया। ब्लड गॉड, रक्त प्रकाश मानो एक जादुई तलवार की तरह था जो शिवम को काटने आया। ये रक्ताभा शिवम को गहरे संकट का एहसास करा रही थी। शिवम के शरीर से विस्पर निकली और उसके ऊपर फीनिक्स की एक आभासी छवि आसमान में उड़ती दिखाई दी।
वर्ल्ड विजन शिवम ने अपने ड्रैगन बॉडी को चरम सीमा तक फैलाया जिससे आकाश और पृथ्वी की दृष्टि उत्पन्न हुई। फिर शिवम ने जमीन पर जोर से कदम मारा, उसका पूरा शरीर एक विशाल ड्रैगन की तरह मुड़ गया और फिर ब्लैक ड्रैगन गन से प्रहार किया। टन ब्लैक ड्रैगन गन रक्त प्रकाश से टकराई। एक भयानक शक्ति मानो ब्लैक ड्रैगन गन को चीरते हुए शिवम को आधे में काट देना चाहती थी। शिवम का शरीर बार बार हिल गया। हाफ सेंट के दूसरे चरण की शक्ति वाकई पहले चरण से कहीं अधिक है। कानून की शक्ति अडिग है, कोई उसे हिला नहीं सकता। शिवम ने मन ही मन सोचा, ये पीला सा युवक 10,000 मास्क्ड मैनस के समान रेल्म में था, लेकिन उनसे काफी कमजोर था। उन हजारों मास्क्ड मैनस की शक्ति हेवनली बॉडी जैसी थी। फिर भी भले ही वह उनसे काफी कम हो, उसकी कॉम्बैट पावर अत्यंत प्रबल थी क्योंकि वह कानून की शक्ति को नियंत्रित कर रहा था। कानून इस दुनिया की नींव है। मेरे 2 वार सह लिए तुम ठीक हो, लेकिन बस इतना ही। पीले चेहरे वाला युवक ठंडे स्वर में बोला और कानून की शक्ति को नियंत्रित करते हुए शिवम पर हमला जारी रखा। क्या सच? शिवम की आंखों में लड़ने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। उसमें जरा भी भय नहीं था। उसके शरीर पर प्रकाश फैला और उसके चारों ओर 10 होली सोल्जर्स प्रकट हुए। 10 सोल्जर्स शिवम के शरीर के चारों ओर घूमने लगे जिससे उसकी शक्ति और भी मजबूत हो गई। सर्कुलेशन, तुम 1000 परिवारों में से हो, पीला युवक घूरता हुआ बोला। शिवम बस मुस्कुराया और चुप रहा। लगता है वांजिया में एक और प्रतिभाशाली पैदा हुआ है, आज काट देता हूँ। पीला युवक बड़े कदमों से आगे बढ़ा। उसका रक्त इंद्रधनुष की तरह चमका और शिवम पर वार किया। बस द ब्लैक ड्रैगन गन विस्पर की तरह कांपी और आगे थ्रस्ट हुई। उसी समय शिवम ने बाएं हाथ से एक वॉर स्वॉर्ड पकड़कर नीचे वार किया। धड़ाम धड़ाम दोनों के बीच भीषण टक्कर हुई। शिवम पीछे हटा, लेकिन इस बार पिछली बार से कुछ कदम कम ही पीछे हटा। मारो मारो मारो, पीले चेहरे वाला युवक चिल्लाया। रक्त प्रकाश लगातार शिवम को काटने उतरा, लेकिन शिवम डरा नहीं। वह सीधे आगे बढ़ा और उसकी आंखों से 2 काले प्रकाश निकल पड़े। सुधीर प्रकट हुआ। पीले चेहरे वाले युवक का शरीर कांप गया और उसकी आंखों में दर्द की झलक दिखी। फिर भी उसने सह लिया। कानून की शक्ति लगातार शिवम को दबाती रही, लेकिन अब शिवम की सोल पावर आधे सैंट के दूसरे चरण से भी कम नहीं थी। मैजिक स्वॉर्ड स्किल के कारण सामने वाले की आत्मा भी प्रभावित हुई और उसकी शक्ति कुछ कमजोर हो गई। धड़ाम धड़ाम दोनों फिर भिड़े। टकराव के पल में कई वार लगातार हुए। इस बार भी शिवम पीछे हटा, लेकिन केवल कुछ कदम। अब वह विरोधी के हमलों को सहने में सक्षम था। बैटल प्लेटफॉर्म के नीचे लोगों ने सांस खींची। शिवम की कॉम्बैट पावर बहुत भयानक थी। एक सेलेस्टियल एम्परर हाई सचमुच हाफ सेंट के दूसरे चरण के जीनियस से लड़ सकता था। बेमिसाल दुष्ट प्रतिभा, किसी ने आह भरी। ऐसा रिकॉर्ड, ऐसी कॉम्बैट पावर, सामान्य इंपीरियल शक्तियों का सबसे मजबूत जीनियस भी ऐसा नहीं कर सकता। केवल प्राचीन शक्तियों में ही ऐसा जीनियस हो सकता है। हाँ, वंजिया में सचमुच ऐसा जीनियस पैदा हुआ है। कई जीनियस ने आह भरी और बातें की। बैटल प्लेटफॉर्म पर युद्ध जारी रहा। शिवम ने सुधीर का सहारा लिया जिससे वह बराबरी कर सका। जल्द ही दोनों ने दर्जनों वार किए। बहुत मजा आया, शिवम ने दहाड़ा। आसमान में फीनिक्स भी गरजा। केओटिक समेत शिवम ने कोई रोक टोक नहीं रखी। एसेंस चीखा और उसका रेल्म चरम पर पहुंच गया। दोनों इस कदर भिड़े कि भयानक ऊर्जा बैटल प्लेटफॉर्म की लाइट कर्टन पर टकराती रही और कर्टन जोर जोर से कांपती रही। मुझे अपनी वेटस्टोन बना रहे हो? पीले चेहरे वाले युवक की आंखें ठंडी हो गईं। वो समझ गया कि शिवम उसे अपनी वेटस्टोन की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर उसे भी शिवम के दबाव ने मजबूर किया और वह भी आगे बढ़ने को विवश हुआ। युद्ध लगातार चलता रहा। हालांकि पीले चेहरे वाला युवक जाहिर तौर पर अधिक मजबूत था, लेकिन शिवम के पास कई साधन थे। सुधीर उसके लिए खतरा था और ड्रैगन बॉडी हेवनली बॉडी होने के कारण उसकी वाइटैलिटी बहुत प्रबल थी। उसकी एंड्योरेंस इतनी अधिक थी कि वह मानो कभी थकता ही नहीं। इसलिए विरोधी के लिए शिवम को मार पाना कठिन हो गया। ये युद्ध आधा घंटा चला, तब जाकर बैटलफील्ड की लाइट कर्टन गायब हुई। धड़ाम दोनों ने आखिरी वार किया और साथ ही पीछे हट गए और बैटल प्लेटफॉर्म के दोनों ओर खड़े हो गए। छपाक, शिवम ने खून उगला। इतने लंबे युद्ध के बाद वह घायल हो गया था और कानून की शक्ति से जख्मी हुआ। लेकिन दूसरी ओर विरोधी भी भारी सांसें ले रहा था और उसने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी। अगली बार लड़ेंगे, पीले चेहरे वाला युवक एक वाक्य कहकर चला गया। मैं इंतजार करूंगा।
शिवम ने जवाब दिया, फिर बैटल प्लेटफॉर्म से कूदकर उतर गया, सराय लौटा और माउंटेन एंड रिवर मैप में प्रवेश कर गया। वुडाओ के प्राचीन वृक्ष के नीचे शिवम पालथी मारकर बैठा। हेवनली स्टोन उसके सामने तैर रही थी और वह शांति से समझ रहा था। इस लड़ाई में वो पूरी तरह दबा हुआ था, हमेशा जीवन मृत्यु के संकट में था। उसका पूरा पोटेंशियल जाग उठा और उसने बहुत कुछ हासिल किया। अफसोस वह लाइफ एंड डेथ रेल्म में प्रवेश नहीं कर पाया। लगता था कि उस रेल्म में जाना इतना आसान नहीं। पिछली बार जब वह प्रवेश कर पाया था वह भी पूरी तरह एक संयोग था। 2 दिन बाद शिवम ने साधना समाप्त की और आंखें खोलीं। सचमुच केवल युद्ध के दौरान ही तेजी से प्रगति हो सकती है। शिवम मुस्कुराया। 2 दिनों में उसकी चोट पूरी तरह ठीक हो गई। उसका केओटिक रेल्म भी बढ़ गया। अब वह 8वें स्तर के मध्य की ओर पहुंच रहा था। अगर वह सामान्य अभ्यास करता तो महीनों मेहनत किए बिना यह असर संभव नहीं था। जारी रखो। शिवम माउंटेन एंड रिवर मैप से बाहर आया और फिर से माउंट पहुंचा। जैसे ही शिवम माउंट आया, कई लोगों ने उसे देखकर आश्चर्य से देखा। अब शिवम माउंट का मशहूर नाम बन चुका था। तुम आखिरकार आ गए, लड़ाई जारी रखो। पीला चेहरा लिए युवक भी वहां था और शिवम को घूर रहा था। यही तो मैं चाहता था, शिवम ने उत्तर दिया। बैटलफील्ड पर चढ़ते ही शिवम और वह युवक सीधे भिड़ गए बिना कोई शब्द कहे। इस बार भी आधे घंटे तक युद्ध चला। दोनों हांफते हुए पीछे हटे। इस बार शिवम ने खून नहीं उगला और चोट पिछली बार से हल्की थी। मेरा नाम नरेंद्र है, पीले चेहरे वाला युवक बोला। शिवम ने उत्तर दिया। हम रोज लड़ेंगे। हाँ, किसी और दिन फिर लड़ेंगे। दोनों ने ये कहते हुए मंच छोड़ा और वहां से चले गए। अगले 10 दिनों तक शिवम और नरेंद्र हर 2 दिन में एक बड़ी लड़ाई करते। हर लड़ाई आधा घंटा चलती। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी और शिवम की प्रगति बहुत तेज हुई। हर लड़ाई में शिवम का केओटिक रेल्म बहुत सुधरता। केओटिक रेल्म सुधरने के साथ साथ उसकी कल्टिवेशन बेस भी सुधरती रही। 10 दिन बाद शिवम की कल्टिवेशन बेस एम्परर सर्क्युलस की 8वीं चाल के उत्तरार्ध में पहुंच गई। शिखर अब दूर नहीं था और ऐसी गति पहले से ही अद्भुत थी। केवल शिवम ही नहीं, नरेंद्र भी उन्नति कर रहा था। उसके कानून की शक्ति और अधिक प्रवीण होती जा रही थी। पहले नरेंद्र हाफ सेंट के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था और अब धीरे धीरे दूसरे चरण के उत्तरार्ध की ओर बढ़ रहा था। लेकिन ये स्पष्ट था कि शिवम की प्रगति और तेज थी। 10 दिन बाद जब शिवम और नरेंद्र ने फिर से लड़ाई की तो भले ही शिवम अब भी थोड़े नुकसान में था, लेकिन वह अब उतना स्पष्ट नहीं था। युद्धों के बाद दोनों में आपसी समझ और एक दूसरे के लिए सहानुभूति पैदा हो गई थी। शिवम, तुम बहुत ही विकृत हो। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो शायद मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं रहूंगा। शूरा के नीचे दोनों दूसरे लोगों की लड़ाई देख रहे थे और बातें कर रहे थे। लगता है मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी बदलना पड़ेगा, शिवम ने कहा। नरेंद्र ने घूर कर कहा, क्या सचमुच तुम सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो? नहीं, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तब जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अर्थ ही खत्म हो जाता है, शिवम ने कहा। नरेंद्र चकित रह गया, फिर सिर हिलाया। दोनों ने कई दिन लड़ाई की जब तक कि उन्हें लगा कि उनकी प्रवृत्तियां कुछ हद तक मिलती जुलती हैं। 2 दिन पहले की लड़ाई के बाद दोनों ने शराब का घूंट लिया और माउंट गए। वे वास्तव में एक दूसरे को मार नहीं सकते थे। धड़ाम, अचानक एक बड़ा धमाका हुआ, लेकिन यह माउंट से नहीं, बाहर से आ रहा था। माउंट के बाहर युद्ध हो रहा था। कई लोगों के चेहरे बदल गए। इस शहर में केवल माउंट में लड़ाई की अनुमति थी, अन्य जगहों पर युद्ध वर्जित था। कौन इतना साहसी है कि शहर में ही लड़ाई करे, संतों द्वारा मारे जाने से भी न डरे? चलो चलकर देखें, ये कौन है जो शहर में लड़ने की हिम्मत कर रहा है। अचानक बैटल प्लेटफॉर्म के नीचे के जीनियस बाहर की ओर दौड़े। शिवम और नरेंद्र ने एक दूसरे की ओर देखा और बाहर भागे। धड़ाम धड़ाम जैसे ही बाहर आए, एक जोरदार गर्जना सुनाई दी और सबने आकाश की ओर देखा। आकाश में 2 आकृतियां जोरदार युद्ध कर रही थीं। 2 रोशनी और छायाएं भयानक शक्ति के साथ चारों दिशाओं में फैल रही थीं। आकाश में 2 प्रकार की दृष्टि प्रकट हुई। एक हथियारों का समूह था जो आकाश तक फैला हुआ था। दूसरी आग में नहाई हुई एक फीनिक्स थी। आकाश और पृथ्वी की दृष्टि दर्शाती थी कि दोनों योद्धा हेवनली बॉडीज थे। धड़ाम, एक और धमाका हुआ। दोनों आकृतियां अलग हुईं और सैकड़ों मीटर पीछे हटकर आसमान में आमने सामने खड़ी हो गईं। उनमें से एक युवक था बैंगनी सोने का वस्त्र पहने हुए, जिसके चारों ओर 12 सेक्रेट सोल्जर्स घूम रहे थे। सोल्जर्स की शक्ति आकाश तक उठ रही थी। यही है। शिवम की आंखें हिली।
ये युवक और कोई नहीं बल्कि वांजिया का मास्क्ड मन रेयांश था, और दूसरी एक अनुपम सुंदरी थी जिसकी काया मनमोहक, त्वचा रत्न जैसी और रूप अद्वितीय था। उसकी पीठ पर फीनिक्स के पंख फैले हुए थे जिसने उसे एक अनोखा आकर्षण दिया। स्काई फीनिक्स इस स्त्री का स्पिरिट बॉडी अवश्य ही स्काई फीनिक्स के रक्त से संचित हुआ स्काई फीनिक्स बॉडी है। ये देखकर शिवम की आंखें चमक उठीं। स्काई फीनिक्स शीर्ष 10 युद्धक दैत्य पशुओं में से एक थी जो फीनिक्स जाति में अद्वितीय थी, जैसे ड्रैगन जाति में ड्रैगन। स्काई फीनिक्स की लड़ाई की शक्ति साधारण फीनिक्स से कहीं अधिक होती है। सनशाइन आने के बाद पहली बार शिवम ने शीर्ष 10 युद्धक दैत्य पशुओं के रक्त से जागृत किसी जीनियस को देखा। आसपास की चर्चा से शिवम ने दोनों के नाम जान लिए। वंजिया का मास्क्ड मैन था रेयांश और अनडेड फीनिक्स बॉडी वाली स्त्री का नाम था अदिति। किंग सेक्रेड सोल्जर गूंजा रेयांश आगे बढ़ा। सोल्जर्स की शक्ति इंद्रधनुष जैसी थी और उसका वॉर्सवॉर्ड अदिति की ओर झपटा। एक फीनिक्स की चीख सुनाई दी। आदिति के पीछे फीनिक्स के पंख फड़फड़ाए और एक आकाशीय ज्वाला बनी जो रेयांश पर गिरी। भयानक टक्कर हुई। आसमान वॉरियर्स की शक्ति और ज्वालाओं से भर गया जिससे दर्शक पीछे हट गए और पास जाना कठिन हो गया। बहुत भयानक है, ऐसी कॉम्बैट पावर पहले से ही पवित्र रेल्म के स्तर के करीब है। ये तो केवल इंफीरियर सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सोचो मध्यम और उच्च सेलेस्टियल बॉडीज कितने भयानक होंगे। अगर वे सैंक्टिफाइड न भी हों तो भी देवताओं को मार सकते हैं। रेयांश और अदिति की कॉम्बैट पावर ने सबको चौंका दिया। आश्चर्य नहीं कि उन्होंने शहर में लड़ने की हिम्मत की। यहाँ तक कि शहर के सेंट्स भी अगर हस्तक्षेप करें तो शायद वे निकल भागें। आकाश में सोल्जर्स की शक्ति और ज्वालाएं टकराती रहीं और रेयांश और आदिति लगातार भिड़ते रहे। युद्ध इतना भयंकर था कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। नहीं, एक था काले वस्त्रों में एक युवक हाथ बांधे खड़ा था, दोनों की लड़ाई से ज्यादा दूर नहीं। उसके शरीर से प्रकाश की परत फैली हुई थी जो सोल्जर्स की शक्ति और ज्वालाओं को रोक रही थी। ये कौन है? कई लोग चौंक उठे। लगता है लखन है। हाँ वही है, एक और हेवनली बॉडी, किसी ने पहचाना और हैरानी से कहा। हाँ सचमुच मजेदार है। हंसी की आवाज के साथ एक असाधारण विशालकाय युवक प्रकट हुआ। वह असामान्य रूप से लंबा था, सामान्य लोगों से 2 सिर ऊंचा। उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह कठोर थीं। वह हवा में कदम रखता आया। सोल्जर्स की शक्ति और ज्वालाएं उस पर गिर रही थीं लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ। क्रेजी बीस्ट, लक्ष्य, एक और हेवनली बॉडी। ये क्या हो रहा है? क्या ये सब विकृत गहरे एंशंट बैटलफील्ड में नहीं थे? फिर वे सब यहाँ बाहरी हिस्से में क्यों आ गए? क्या बाहर कुछ हुआ है? कई लोग अनुमान लगाने लगे। एंशंट बैटलफील्ड की गहराई प्राचीन युद्धों का केंद्र थी। वहाँ अधिक अवसर थे, असामान्य प्रतिभाएं और ज्यादातर हाफ सेंट वहीं केंद्रित थे। उनके लिए गहराई में अभ्यास करना संभव था, जबकि बाहरी क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर था। ये विकृत पात्र शायद ही कभी बाहरी हिस्से में आते थे, लेकिन आज अचानक 4 विकृत प्रकट हो गए। लखन बहुत समय बाद देखा। अब मुझसे लड़ो। जंगली पशु लक्ष्य प्रबल युद्ध इच्छा से भरा हुआ लखन की ओर बढ़ा। यही तो मैं चाहता था, लखन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके हाथ में हैल्बर्ड प्रकट हुई और भयानक आभा फैली। गर्जना, लक्ष्य ने मुंह से भयानक दहाड़ निकाली मानो कोई प्राचीन बर्बर पशु हो। उसके हाथों में ग्लव्स प्रकट हुए और उसने लखन की ओर एक जबरदस्त मुक्का मारा। लखन ने हैल्बर्ड से प्रहार किया। टन एक भयानक झटका फूटा मानो पूरी शहर कांप उठी। लक्ष्य और लखन दोनों हिल गए और पीछे हटे। फिर से आओ, लक्ष्य गरजा। उसकी आंखें और चमक उठी और वह फिर से लखन पर झपटा। लखन भी जरा नहीं डरा। हैल्बर्ड घुमाते हुए लक्ष्य पर टूट पड़ा। दोनों के बीच उग्र लड़ाई शुरू हो गई। लखन और लक्ष्य दोनों ही बेहद दबंग, हावी और सीधे थे। दोनों लगातार टकराते रहे। पूरी शहर गूंजती रही। युद्ध पागलपन तक पहुंच गया और उनके ऊपर आसमान में आकाशीय दृष्टि प्रकट हुई। स्पिरिट बॉडी का सार असल में ब्लड लाइन ही होता है, जो ब्लड लाइन से ही रूपांतरित होता है। इसलिए एक तरह से हेवन एंड अर्थ की विजन भी ब्लड लाइन का ही प्रकट होना है। जैसे शिवम की हेवन एंड अर्थ विजन फीनिक्स में उड़ता हुआ ड्रैगन है, वह स्पिरिट बॉडी का ब्लड संचित करता है जो स्वयं फीनिक्स का ब्लड है। आकाश में 4 बड़े एरोगेंसेस भयंकर रूप से लड़ते रहे। 100 से अधिक चालों के बाद भी वे अपराजित रहे। बाद में लक्ष्य पागल हो गया और वास्तव में रेयांश और आदिति को भी घसीटकर 4 तरफा युद्ध में ले आया। ये हंड्रेड्स बैटलफील्ड है, यहाँ किसी कारण की जरूरत नहीं, बस खुद को निखारना ही मकसद है। 4 लोगों की मेले और भी गर्म हो गई। 100 से अधिक चालों तक युद्ध चलता रहा, फिर भी जीत हार तय नहीं हो सकी।
अंततः चारों अलग अलग दिशाओं में हटे और एक साथ युद्ध रोक दिया। हा, आज सचमुच मज़ा आ गया, बहुत आनंद आया, हम फिर किसी और दिन लड़ेंगे। लक्ष्य मुस्कुराया, उसकी आभा अभी भी दबंग थी। फिर वह मुड़ा और चला गया। उसके बाद लखन भी चला गया। अंत में रेयांश और आदिति ने एक दूसरे को घूरा। उनकी आंखों में ठंडक की झलक चमकी। फिर वे भी मुड़े और शहर की ओर उड़ गए। एक शिखर युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इसका तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि आखिर इन एरोगेंसेस को यहाँ क्या खींच लाया। जरूर कुछ बड़ा हुआ है या कोई खजाना जन्म लेने वाला है। आमतौर पर केवल तब जब कोई खजाना जन्म लेता है तभी ये एरोगेंसेस हंड्रेड्स बैटलफील्ड की बाहरी परत तक आते हैं। शिवम होटल के कमरे में लौट आया। रेयांश और अन्य की कॉम्बैट पावर वास्तव में बहुत भयानक थी, जिसने शिवम पर बड़ा दबाव डाला। नरेंद्र की तरह रेयांश और आदिति भी हाफ सैंड के दूसरे चरण में थे, लेकिन उनकी कॉम्बैट पावर नरेंद्र से कहीं अधिक थी। शिवम अपनी पूरी शक्ति झोंक कर भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकता था। उसे लगातार ब्रेक थ्रू करना होगा और भी तेजी से प्रगति करनी होगी ताकि वह इन एरोगेंसेस का सामना कर सके। शिवम वुडाओ के प्राचीन वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठ गया। स्वर्गीय मार्ग IST स्टोन की सहायता से उसने पूरी तरह से डाओइज्म को समझना शुरू किया। इस समय उसने माउंट जाकर लड़ाई करने की योजना नहीं बनाई। अब जबकि रेयांश यहाँ था, अगर वह वैन बिंग का रहस्य प्रदर्शित करता तो रेयांश निश्चित रूप से पहचान लेता। आने वाले समय में शिवम का मुख्य शरीर पूरी तरह से डाओ को समझने में लगा रहा और दूसरा शरीर कभी कभी मस्क का रूप लेकर बाहर जाता और खबरें जुटाता। 3 दिन बाद एक खबर पूरे शहर में फैल गई। खबर के अनुसार अदिति, लक्ष्य और अन्य गहरे 100 क्लैन बैटलफील्ड से यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि संभवतः रियनकार्नेशन एम्परर की कब्र का नक्शा और चाबी यहाँ है। जैसे ही यह खबर आई, शहर में हलचल मच गई। हंड्रेड्स बैटलफील्ड में हमेशा से एक किंवदंती रही है। किंवदंती के अनुसार प्राचीन 100 रेसेस की लड़ाइयाँ बेहद दुखद थीं। असंख्य शक्तिशाली योद्धा मारे गए, सेंट्स का कोई अता पता नहीं रहा और सम्राट स्तर के योद्धा भी बड़ी संख्या में गिरे। कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद सबसे शक्तिशाली योद्धा यहाँ आए और 9 सबसे महान सम्राटों के लिए कब्रें बनाई और उन्हें दफनाया। इन 9 कब्रों को बाद में 9 एम्परर्स टूम्स कहा गया। कहा जाता है कि 9 एम्परर्स टूम्स में सम्राट की विरासत छिपी हुई है। लेकिन इतने सालों में असंख्य शक्तिशाली जीनियस हंड्रेड्स बैटलफील्ड में आए 9 एम्परर्स टूम्स को खोजने की आशा में, लेकिन लगभग सभी असफल रहे। किसी को नहीं पता था कि 9 एम्परर्स टूम्स कहाँ हैं। अनंत वर्षों से अब तक केवल एक टूम प्रकट हुआ है और उसे एक जीनियस ने पाया जो बाद में 1000 किलिंग वुडी बना। कहा जाता है कि सेलेस्टियल एम्परर शो ने 9 एम्परर्स की एक कब्र से शक्ति पाई, सेस्टियल एम्परर तक कल्टिवेशन की और भयावह मैंशन की स्थापना की। एक सम्राट की कब्र इतनी शक्ति दे सकती है, ये कितना आकर्षक है। अब किंवदंती है कि 9 एम्परर्स में से एक रियनकार्नेशन एम्परर की कब्र प्रकट होने वाली है और उसके नक्शे और चाबियां दिखाई देंगी। स्वाभाविक है कि यह सुनकर हर कोई स्तब्ध हो गया। वास्तविकता ने भी इसे साबित किया। इसके बाद रेयांश, आदिति, लक्ष्य और अन्य ने अपने अधीनस्थों को आसपास खोज में लगा दिया। किंवदंती है कि रियनकार्नेशन एम्परर की कब्र का नक्शा और चाबी जहां प्रकट होंगे वहां लाइट ऑफ रियनकार्नेशन चमकेगी। केवल इन एरोगेंसेस के अधीनस्थ ही नहीं बल्कि उसके बाद शहर के असंख्य जीनियस भी बाहर दौड़ पड़े रियनकार्नेशन एम्परर की कब्र का नक्शा और चाबी खोजने। पल भर में 10 से अधिक दिन बीत गए। अब शिवम को हंड्रेड्स बैटलफील्ड में प्रवेश किए लगभग 2 महीने हो चुके थे। उसकी कल्टिवेशन रोज बढ़ रही थी। अब उसकी कल्टिवेशन एम्परर की 8वीं परत के शिखर तक पहुंच चुकी थी। इसी समय शहर में एक नई खबर फैली। किसी ने बाय रेस बैटलफील्ड की बाहरी परत में वह जगह ढूंढ ली थी जहां रियनकार्नेशन लाइट प्रकट हुई थी। असंख्य लोग उस जगह की ओर भाग पड़े। शिवम भी माउंटेन एंड रिवर मैप लेकर भीड़ के साथ उस ओर चल पड़ा। लंबी दूरी पार करके वे एक पर्वत पर पहुंचे, फिर एक दरार देखी और उसमें कूद पड़े। वास्तव में यहाँ शिवम के चेहरे पर आश्चर्य की झलक आई। यह वही जगह थी जहां शिवम ने पहले मैजिक क्रिस्टल का शिकार किया था। क्या रियनकार्नेशन एम्परर की कब्र का नक्शा और चाबी वास्तव में यही हैं? आश्चर्य के साथ शिवम भी भीड़ के साथ दरार में कूद पड़ा। यहाँ के राक्षसों में मैजिक क्रिस्टल्स हैं। ये सचमुच मोशाजिंग है। इतना बड़ा खजाना पहले किसी ने क्यों नहीं पाया? जल्द ही कई लोगों ने यहाँ की स्थिति देखी। यहाँ के राक्षसों में वास्तव में मैजिक क्रिस्टल्स थे। तुरंत ही कई लोग लालच से चमक उठे और राक्षसों को मारकर मैजिक क्रिस्टल हथियाने लगे।
वहां सचमुच रोशनी निकल रही है। शिवम ने एक दिशा में देखा, उस ओर एक अजीब रोशनी उभरी। रोशनी मानो 6 अलग अलग रंगों की थी, लगातार बदल रही थी, जैसे 6 रियनकार्नेशंस। वो थी लाइट ऑफ रियनकार्नेशन। मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा था, क्या ये हाल ही में प्रकट हुई है? शिवम बहुत आश्चर्यचकित हुआ। शून 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 आकाश चीरती आवाजें गूंजी। शिवम ने देखा कि रेयांश, आदिति, लक्ष्य और लखन सबसे तेज थे। वे 4 इंद्रधनुषी रोशनियों में बदलकर उसी दिशा में उड़ गए। फिर अन्य जीनियस भी उस दिशा में उड़ गए। चलो, शिवम भी हवा में कदम रखकर सबके पीछे गया। कुछ समय बाद वे सब एक घाटी में पहुंचे। इतना संयोग! शिवम और भी हैरान हो गया, क्योंकि यह वही घाटी थी जहां वह हजारों दिन पहले आया था। इसी घाटी में शिवम ने 10 ड्रैगन बोन्स पाए थे और ड्रैगन गॉड वॉर बॉडी को हेवनली स्पिरिट बॉडी में बदल लिया था। अब वही रियनकार्नेशन लाइट घाटी की गहराई से निकल रही थी। जब वह यहाँ आया था तब यह नहीं थी। गर्जना 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 घाटी में राक्षस दहाड़ रहे थे। स्पष्ट था कई लोग अंदर घुस गए थे और राक्षसों को भड़का दिया था। नहीं, यहाँ कई शक्तिशाली राक्षस आधे सैंड स्तर के हैं, और पवित्र रेल्म के भी। बुरा हुआ, पीछे हटो पीछे हटो। घाटी में अफरातफरी मच गई। कई लोग जान बचाकर भागे, लेकिन चीखों के बीच कई मारे भी गए। नहीं, इस घाटी के राक्षस बहुत ताकतवर हैं, अंदर घुसना आत्महत्या है। कई लोगों ने अफसोस से कहा। वे बेहद अनिच्छुक थे, लेकिन विवश भी। घाटी में जो राक्षस प्रकट हुए वे लगभग सभी आधे 7 स्तर के थे और कुछ तो पवित्र रेल्म के भी थे। एम्परर सर्क्युलस की 8वीं या 9वीं परत तो दूर रही, अगर कोई आधासंध भी होता तो उसके लिए यह मृत्यु का रास्ता ही था। जब बहुत से लोग अनिच्छा से बाहर इंतजार कर रहे थे, शिवम चुपचाप घाटी में घुस गया। दूसरों की नजरों से बचते हुए शिवम ने चुपचाप शरीर बदल लिया। दूसरा शरीर माउंटेन एंड रिवर मैप में गया और उसका मुख्य शरीर वहीं से बाहर आया। गर्जना, एक आधे 7 स्तर का राक्षस शिवम की ओर दौड़ा। शिवम ने विचार किया और उसके पीछे प्रिजन स्टेल की आभा फैल गई। उस राक्षस की आंखों में भय की झलक आई। उसने एक दहाड़ मारी और खुद ही पीछे हट गया। शिवम बिना रोके सीधे उस जगह पहुंचा जहां हड्डियां बिछी थीं। वहीं से रियनकार्नेशन लाइट निकल रही थी। तो ये अंत नहीं था, और भी गहराई है। शिवम का दिल धड़क उठा। पिछली बार जब वह यहाँ आया था वह यहीं रुक गया था, आगे नहीं बढ़ा। उसे क्या पता था कि अंदर और भी रहस्य हैं। गर्जना गर्जना घाटी में राक्षस गरज रहे थे और यश से वातावरण भर गया था। एक विशाल डेवल बेयर पूरी ताकत से एक युवक का पीछा कर रहा था। वह युवक लक्ष्य था। पवित्र रेल्म के राक्षस का सामना करते हुए लक्ष्य सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह लगातार अपने शरीर से बचता रहा। अंततः कुछ कीमत चुकाकर वह घाटी की गहराई में घुस गया। डेवल बेयर ने एक भयंकर दहाड़ लगाई, लेकिन पीछा नहीं किया। शिवम ने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर रेयांश, आदिति और लखन नहीं दिखे। अंदाजा था कि वे तीनों भी सफलतापूर्वक अंदर पहुंच गए होंगे। उन चारों की कॉम्बैट पावर इतनी अधिक थी कि भले ही वे पवित्र रेल्म के राक्षसों को हरा न पाते, फिर भी रास्ता बनाकर अंदर घुस सकते थे। वहां कुछ और लोग भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादातर आधे 7 स्तर के। शिवम ने नरेंद्र को भी देखा, लेकिन उनकी कॉम्बैट पावर बहुत कमजोर थी। पवित्र रेल्म के राक्षसों के हमले में वे घायल होकर भागने लगे। कुछ पहले चरण के आधे 7 तो सीधे ही पवित्र राक्षसों की एक चोट से कुचल दिए गए। बस शिवम के पीछे प्रिजन स्टेल प्रकट हुआ। राक्षसों ने उसे देखा और पीछे हट गए। शिवम बिना किसी रुकावट के अंदर की ओर निकल गया। हड्डियों के इस क्षेत्र की गहराई में एक घाटी थी जो आगे जा रही थी। इस घाटी में कोई राक्षस नहीं था। शिवम यहाँ पहुंचा, प्रिजन स्टेल को समेट लिया और अपनी आभा छिपाकर घाटी में आगे बढ़ गया। घाटी लंबी थी, लेकिन कहीं कोई खतरा नहीं था। शिवम बेधड़क आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद घाटी का अंत आ गया। सामने एक बड़ा पर्वत खड़ा था जिसने रास्ता रोका हुआ था। उस पर्वत की दीवार के नीचे एक गुफा थी और वहीं से रियनकार्नेशन लाइट निकल रही थी। गुफा के सामने एक आकृति खड़ी थी, लखन। धड़ाम धड़ाम। गुफा के भीतर से मध्यम धमाकों की आवाज आ रही थी। लगता था अंदर भयंकर युद्ध हो रहा है। शोर सुनकर लखन ने शिवम की ओर देखा। जब उसने शिवम की कल्टीवेशन देखी तो उसकी आंखों में आश्चर्य चमका। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि एक एम्परर हाई यहां तक पहुंच सकता है। धड़ाम धड़ाम गुफा से धमाके और जोरदार हो गए। फिर एक विशालकाय आकृति गुफा से बाहर भागी, लक्ष्य। इस समय लक्ष्य कुछ अस्तव्यस्त दिख रहा था। उसके होंठों से खून बह रहा था और उसकी सांसें भी भारी थीं।
धिक्कार है, इतने सारे पपट्स सचमुच कठिन है। लक्ष्य ने गाली दी। फिर उसकी नज़र शिवम पर पड़ी और वह हैरान रह गया। गुफा में अभी भी धमाके गूंज रहे थे। थोड़ी देर में एक और आकृति बाहर निकली, रेयांश। वह भी घायल और अस्तव्यस्त लग रहा था। उसकी आंखों में ठंडक थी। उसकी नज़र इधर उधर घूमी और फिर शिवम पर टिक गई। लड़के तू? रेयांश की आंखों से घातक हत्या की इच्छा फूट पड़ी। बिल्कुल मैं हूँ। क्यों? वो जो तोहफा मैंने पहले दिया था, क्या वो इतना भारी था कि तू अब भी कृतज्ञ है? शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तोहफा शब्द को उसने जोर देकर कहा। मरने की ख्वाहिश है, मारो। रेयांश ठंडी हत्या की इच्छा से फट पड़ा। उसने कदम बढ़ाया, तलवार आसमान तक उठी और शिवम पर गिर पड़ी। वो शिवम से नफरत करता था। शिवम ने उसके 2 अधीनस्थों को उसकी आंखों के सामने मार डाला था। ये तो छोटी बात थी। बाद में उसने उसे इस घाटी तक लाया, डेविल की शक्ति का इस्तेमाल किया और मौके पर उस पर हमला किया। यह उसके लिए घोर अपमान था। उसे ऐसी चोट दी कि वह उसे कभी भूल न सका। उसे हमेशा से मन था कि शिवम की खाल नोचकर हड्डियां निकाल ले। जैसे ही उसने शिवम को देखा, वह उसे मारने दौड़ा। शिवम के सिर के ऊपर एक पगोडा तैर रही थी जिसके अंदर बबल छिपा था। अब बबल भी तेजी से प्रगति कर चुका था। वह रोज टाइम और स्पेस स्पा की ऊर्जा रिफाइन कर रहा था और अब एम्परर रूम तक पहुंच चुका था। शिवम स्पेस टाइम डोमेन में घिर गया। उसने अपने शरीर को झटका दिया और रेयांश के हमले से बच निकला। ये तो टाइम और स्पेस का डोमेन है और उस पगोडा में भी टाइम और स्पेस की शक्ति है। लक्ष्य और लखन की आंखें चमक उठीं। भागना चाहता है? मेरे लिए मर जा। रेयांश ठंडी आवाज में गरजा। उसके शरीर से रोशनी की बिंदियां चमकी और सेक्रेड सोल्जर्स एक एक करके प्रकट होने लगे। सर्कुलेशन मैं भी जानता हूं, शिवम चिल्लाया। उसके शरीर से भी रोशनी फूटी और आर्टिफैक्ट एस प्रकट हो गए। ये देखकर रेयांश की आंखें चौड़ी हो गईं। उनमें अविश्वास झलक पड़ा। सर्कुलेशन, ये असंभव है। तू इसे कल्टिवेट कैसे कर सकता है? ये देखकर लक्ष्य और लखन भी हैरान रह गए। 10,000 सोल्जर्स की कला सफलतापूर्वक कल्टिवेट करने के लिए 10,000 सोल्जर्स फील्ड की समझ होनी जरूरी है। सामान्य लोगों के लिए सोल्जर्स फील्ड को समझना बेहद कठिन होता है। केवल वंजिया के कुछ विशेष एरोगेंसेस ही अपने फिजिक के कारण सोल्जर्स फील्ड समझ पाते हैं और सर्कुलेशन कल्टिवेट कर पाते हैं। लेकिन शिवम कैसे सर्कुलेशन में सफल हो गया? जैसे ही रेयांश स्तब्ध हुआ, शिवम ने बबल की मदद से मौका लिया और गुफा में घुस गया। उसकी आकृति झिलमिलाकर भीतर चली गई। गुफा में प्रवेश करते ही शिवम ने चारों ओर देखा। उसकी पहली नजर पड़ी अदिति पर। इस समय अदिति का स्पिरिट मानो पूरी तरह फीनिक्स में बदलने वाला था। वह अनडेड फीनिक्स की ज्वालाओं में नहाई हुई थी और दर्जनों आकृतियों से भयंकर युद्ध कर रही थी। पपेट्स। शिवम ने ध्यान दिया कि जिन दर्जनों आकृतियों से अदिति लड़ रही थी वे मानवीय दिखती थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। वे सब पपेट्स थे। इन पपेट्स की कॉम्बैट पावर बेहद प्रबल थी, जो आधे सत के तीसरे चरण के अस्तित्व के बराबर थी और वे लॉ का प्रयोग कर रहे थे। फिर शिवम की नज़र और गहरी गई। उसने देखा कि गुफा का विस्तार बहुत बड़ा था। सबसे गहराई में 2 पत्थर के स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ पर एक वस्तु तैर रही थी। एक था जेड चार्म और दूसरा था काला की, रिइंकार्नेशन मैप और की। शिवम के मन में पहली बार यही विचार कौंधा, लेकिन उन स्तंभों के चारों ओर आकृतियों जैसे पपेट्स खड़े थे। एक नज़र में सैकड़ों पपेट्स दिखाई दिए और सभी आधे सत के तीसरे चरण की शक्ति के बराबर थे। मारो। शिवम ने अभी बस उन्हें देखा ही था कि कुछ पपेट्स ने ठंडी आवाज में दहाड़ लगाई और उस पर हमला कर दिया। धड़ाम। एक पपेट ने मुक्का चलाया, हवा फट गई और भयानक गर्जना गूंजी। उसकी शक्ति बेहद आश्चर्यजनक थी। शिवम ने प्रिजन चलाते हुए भी मुक्का मारा और पपेट से टकरा गया। तेज धमाके के साथ शिवम का शरीर थोड़ा डगमगाया, उसकी बाहें सुन्न हो गईं। काफी ताकतवर है। शिवम को लगा कि इस पपेट की शक्ति नरेंद्र के बराबर है। नरेंद्र हाफ सेंट के दूसरे चरण की कल्टिवेशन रखता है और वह अर्थ स्पिरिट का अपर स्पिरिट बॉडी है। उसकी ताकत वैसे भी सामान्य स्तर से ऊपर है, यानी यह पपेट साधारण हाफ सेंट तीसरे चरण के बराबर है। मारो मारो मारो। फिर और पपेट्स शिवम पर टूट पड़े। 1 दर्जन से अधिक पपेट्स। इतने पपेट्स का एक साथ हमला बेहद भयानक था। यही कारण था कि रेयांश और बाकी को पीछे हटना पड़ा था। ये पपेट्स साधारण योद्धाओं से भी कठिन थे, क्योंकि इनमें जीवन मृत्यु का भय नहीं था। इनकी त्वचा तांबे जैसी और हड्डियां लोहे जैसी थीं। युद्ध में इनकी कॉम्बैट पावर चौंका देने वाली थी। इतने पपेट्स देखकर शिवम सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर सका।
बबल की मदद से उसका शरीर बार बार चमकता और पपट्स के हमलों से बचता रहा। पीछे गुफा के द्वार पर रेयांश भी घुस आया, लेकिन उसे भी कई पपट्स ने घेर लिया। हालांकि एक पपट की शक्ति सीमित थी, लेकिन दर्जनों का सामूहिक हमला आश्चर्यजनक था, यहाँ तक कि रेयांश का घमंड भी कुचल दिया गया। अंत में उसे अनिच्छा से पीछे हटना पड़ा। शिवम बबल की मदद से मुश्किल में होते हुए भी आगे बढ़ता गया। दूसरी ओर अदिति डिवाइन फायर में नहाई हुई थी। वह लगातार पपट्स को मारते हुए अंदर घुस रही थी ताकि रियनकार्नेशन एम्परर टूम का नक्शा और चाबी हासिल कर सके। अनडेड सेलेस्टियल फीनिक्स बॉडी वाकई असाधारण है। इसमें अमरता का गुण है और वाइटैलिटी बहुत मजबूत है। शिवम ने आश्चर्य से सोचा, फीनिक्स स्पिरिट की लड़ाई की ताकत शायद रेयांश और दूसरों के बराबर थी, लेकिन उसकी वाइटैलिटी उनसे कई गुना अधिक थी। वह डिवाइन फायर में नहाई हुई थी, कई बार पपट्स से टकराई, फिर भी लगातार आगे बढ़ती रही। नहीं, ये पपट्स तो फॉर्मेशन में सजाए हुए लगते हैं। अचानक शिवम की आंखें चमक उठी। गुफा बहुत बड़ी थी जिसमें सैकड़ों पपट्स खड़े थे, लेकिन शिवम ने गौर किया कि किसी भी समय अधिकतम 1 दर्जन पपट्स ही हमला करते, बाकी पपट्स स्थिर खड़े रहते। उदाहरण के लिए अगर वह एक जगह से गुजरता तो कुछ पपट्स रुक जाते, लेकिन नए पपट्स सक्रिय होकर उसे घेर लेते। कुल संख्या हमेशा लगभग 1 दर्जन ही रहती। शिवम की आंखों में चमक आई। उसे लगा कि यह फॉर्मेशन के नियम से बंधे हुए हैं। उसने विचार किया और एक कदम आगे बढ़ा। उसके सिर के ऊपर गोल्डन अरे प्रकट हुई और गोल्डन का एक छोटा पैटर्न जमीन पर बिखर गया। बस जमीन चमक उठी और धारियों जैसी रेखाएं उभरकर एक विशाल फॉर्मेशन बन गईं। सचमुच फॉर्मेशन है, शिवम ने धीरे से कहा। उसने पाया कि हर पपट फॉर्मेशन के किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर खड़ा था। ये पपट्स फॉर्मेशन के नियम के अनुसार ही हमला करते थे। इसी कारण चाहे कोई कहीं जाए, हमेशा 1 दर्जन पपट्स हमला करते और फॉर्मेशन की शक्ति से उनकी ताकत बहुत अधिक हो जाती। अगर यही दर्जन भर हलिफसेंट्स तीसरे चरण के योद्धा होते तो रेयांश जैसे एरोगेंसिस उन्हें आसानी से हरा देते, लेकिन फॉर्मेशन के आशीर्वाद के कारण उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती थी। यही कारण था कि वे रेयांश, लक्ष्य और बाकी को दबा सके और घायल कर सके। दूसरी ओर आदिति ने भी फॉर्मेशन की रेखाएं देखी। उसकी नज़र शिवम पर पड़ी और जब उसने 2 शिवम देखे तो उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। इस समय दूसरा शरीर शिवम की भौहों में समा गया और गायब हो गया, लेकिन मुख्य शरीर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, दर्जनों पपट्स ने हमला किया, लेकिन उनके हमले हवा में टकराए शिवम को छू भी नहीं पाए। शिवम के चेहरे पर मुस्कान उभरी। उसने फॉर्मेशन की कमजोरी पहचान ली थी। हर कदम फॉर्मेशन की कमजोर जगह पर पड़ रहा था, जिससे पपट्स का हमला व्यर्थ हो जाता। शून शून शिवम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कभी पूरब की ओर कदम रखता, कभी पश्चिम की ओर। पपट्स के हमले हमेशा उसके पास से गुजर जाते, लेकिन उसे छू नहीं पाते। तेजी से शिवम रियनकार्नेशन एम्परर टूम के नक्शे और चाबी की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर अदिति चिंतित हो गई। उसकी फीनिक्स पुकार गूंजी। उसने अपनी चोटों की परवाह किए बिना जबरदस्ती आगे बढ़ना शुरू किया। दोनों तेजी से उन 2 पत्थर के स्तंभों की ओर बढ़े। लगभग 1 मिनट बाद दोनों ने पपट्स की घेराबंदी पार कर ली और स्तंभों तक पहुंच गए। उन स्तंभों के आसपास कोई पपट खड़ा नहीं था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, पपट्स ने पीछा करना छोड़ दिया और अपनी जगह लौटकर स्थिर खड़े हो गए। शून शिवम ने जड़े काट पकड़ लिया और काली की आदिति के हाथ में आ गई। तुरंत ही दोनों आमने सामने हो गए और वातावरण में तनाव फैल गया। भाई साहब, आपके हाथ का जेड कार्ड नक्शा होना चाहिए। बेहतर होगा कि आप मुझे नक्शा दे दें ताकि नक्शा और की मिलकर एक हो जाएं, वरना दोनों अलग अलग हों तो किसी के काम नहीं आएंगे। आदिति ने गहरी सांस लेकर कहा। उसकी नज़र शिवम पर टिकी थी। सच है, अलग अलग तो ये बेकार है। तुम्हारे पास की है पर नक्शा बिना टूम का पता नहीं चलेगा। मेरे पास नक्शा है लेकिन की बिना टूम में प्रवेश नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम की मुझे दे दो ताकि मैं नक्शे के साथ मिला सकूं। शिवम मुस्कुराया, लेकिन धीरे धीरे पीछे हटता गया, पूरी तरह सतर्क मुद्रा में। शिवम, धिक्कार है, उन्होंने रियनकार्नेशन एम्परर टूम का नक्शा और की पा लिया है। अचानक कई गरजते स्वर गूंजे। ये रेयांश, लक्ष्य और लखन थे जो फिर से गुफा में घुसे थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से देख लिया था कि नक्शा और की अब शिवम और आदिति के हाथ में है, लेकिन वे पपट्स की घेराबंदी सह नहीं पाए थे। उनके पास अदिति जैसा अनडेड फीनिक्स बॉडी नहीं था, इसलिए वे अधिक देर टिक न सके और बाहर भागना पड़ा। तुम्हारा नाम शिवम है? अदिति ने आंखें झपकाते हुए पूछा। बिल्कुल,
शिवम ने सिर हिलाया, पूरी तरह आदिति पर ध्यान जमाए हुए डर था कि वह अचानक हमला न कर दे। शिवम, अगर मैं हमला करूं तो शायद तुम रियनकार्नेशन एम्परर टूम का नक्शा संभाल न सको, अदिति ने कहा। सच? मुझे तो नहीं लगता। शिवम मुस्कुराया। उसकी भौहों से प्रकाश फूटा और उसका दूसरा शरीर बाहर आ गया। उसके सिर के ऊपर गोल्डन अरे तैरने लगी और भयंकर आभा फैल गई। एवटा नहीं, ये तो वही व्यक्ति है। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। आदिति की नज़र शिवम के मुख्य और दूसरे शरीर पर घूमी और उसके चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। फीनिक्स स्पिरिट, भले ही तुम अनडेड फीनिक्स बॉडी हो, लेकिन अनडेड शब्द भी सापेक्ष है। सचमुच अमर नहीं हो, बस वाइटैलिटी बहुत मजबूत है। अभी अभी तुम्हारी शक्ति में कमी आई है और मुझे लगता है कि तुम घायल हो चुकी हो। तुम्हारी कॉम्बैट पावर बहुत घट गई है। अगर सचमुच लड़ाई हुई तो शायद तुम मेरा मुकाबला न कर सको, शिवम ने मुस्कान के साथ कहा। उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। शिवम की बात सुनकर आदिति की आंखों में चमक दौड़ गई। वाकई वह अभी घायल थी। स्काई फीनिक्स बॉडी सचमुच अमर नहीं था, बस उसमें ज्यादा ताकतवर वाइटैलिटी थी। अगर शक्ति एक सीमा पार कर जाए तो वह भी मर सकती थी। और मान लो तुम मुझे हरा भी दो और रियनकार्नेशन एम्परर टूम का नक्शा छीन लो, तो क्या तुम बाहर जा पाओगे? वहां 3 मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, शिवम ने आगे कहा, जिससे आदिति की आंखें और भी गहरी चमक उठीं। थोड़ी देर बाद आदिति की आंखों में अचानक बदलाव आया और उसने मुस्कान बिखेरी, जैसे खिला हुआ गुलाब, खूबसूरत और रहस्यमयी। सच कहें तो आदिति वाकई बेहद सुंदर थी। जिन महिलाओं से शिवम मिला था उनमें बस अनुराधा जैसी कुछ ही थीं जो उसके बराबर थीं। शिवम, क्यों न हम दोनों मिलकर हाथ मिलाएं, अदिति बोली। हाथ मिलाएं? कैसे? शिवम ने पूछा। हम दोनों मिलकर साथ बाहर निकलें। तुम्हारे पास नक्शा है और मेरे पास की। हम मिलकर रियनकार्नेशन एम्परर टूम ढूंढ सकते हैं, टूम खोल सकते हैं और उसमें मौजूद ट्रेजर्स और इनहेरिटेंस बांट सकते हैं। कैसा रहेगा? अदिति ने कहा। बात ठीक है, मैं मानता हूँ। शिवम ने थोड़ी देर सोचा और हामी भर दी। असल में इस समय और कोई बेहतर रास्ता नहीं था। शिवम के पास सिर्फ नक्शा था कि नहीं, नक्शा अकेला बेकार था और उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि फीनिक्स स्पिरिट से की छीन ले और फिर रेयांश जैसे लोगों की घेराबंदी से बाहर निकल सके। इसलिए अदिति से सहयोग ही सबसे अच्छा विकल्प था। गुफा के बाहर रेयांश और उसके साथी गुफा को घेरे खड़े थे। उनके चेहरे काले पड़े थे। आदिति, शिवम मेरा दुश्मन है। तुम बस उसे मार डालो और मुझे उसका नक्शा दे दो, फिर हम दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। कैसा रहेगा? अचानक रेयांश ने आवाज लगाई। लक्ष्य और लखन दोनों के चेहरे बदल गए। अगर आदिति और रेयांश सचमुच मिल गए तो उन्हें रोकना असंभव था। अदिति, अगर तुम मुझे नक्शा दे दो तो मैं भी तुम्हारे साथ हाथ मिलाऊंगा और साथ ही मैं तुम्हें एक अतिरिक्त शर्त का वादा करूंगा। बस मुझे करने योग्य होनी चाहिए, मैं कभी इनकार नहीं करूंगा, लक्ष्य ने तुरंत कहा और ज्यादा मोहक शर्त रख दी। फीनिक्स स्पिरिट, अगर तुम मेरे साथ हाथ मिलाओ तो रियनकार्नेशन एम्परर टूम मिलने के बाद उसमें से ज्यादा खजाना तुम ले सकती हो, लखन ने भी कहा। तीनों ही आदिति को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। उनकी नज़र में आदिति अगर चाहे तो शिवम को पल भर में मार सकती थी। गुफा के अंदर शिवम की आंखें चमकी। उसने कहा, उनकी बातें तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद लग रही होंगी। क्या कहती हो? मन ललचा गया। तुम मुझे फीनिक्स स्पिरिट समझते क्या हो? इतनी अविश्वसनीय। मैंने एक बार हाथ मिलाने का वादा किया तो मैं पलटूंगी नहीं, अदिति ने थोड़ी नाराजी के साथ कहा। सच? शिवम हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल, अदिति ने दृढ़ स्वर में कहा। फिर बोली, मुझे अभी हीलिंग करनी होगी। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी तब हम दोनों मिलकर बाहर निकलेंगे। कैसा रहेगा? बाहर निकलना? शिवम ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी आंखों में ठंडक चमकी और बोला, अगर तुम अपनी ताकत पूरी तरह वापस पालो तो क्या तुम लक्ष्य और लखन को कुछ मिनटों तक रोक सकती हो? अगर मैं रहस्यमयी शक्ति का प्रयोग करूं तो 3 मिनट तक दोनों को रोक सकती हूं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। क्यों, तुम क्या करने की सोच रहे हो? आदिति ने पूछा। मार डालूंगा, शिवम ठंडी आवाज में बोला। मार डालना? क्या रेयांश को? अदिति की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, शिवम ने सिर हिलाया। आदिति की आंखों में हैरानी चमकी। शिवम सचमुच रेयांश को मारने की सोच रहा था। यह सुनकर उसे अजीब लगा। शिवम तो अभी एम्परर सर्क्युलस के पीक पर ही था। क्या वो रेयांश को मार सकता था? मेरी मौजूदा ताकत से यह मुश्किल है, इसलिए मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए और तुम्हें भी हीलिंग चाहिए, है ना? शिवम ने कहा। हाँ, यहाँ पपट से लड़ाई करना सबसे अच्छा अभ्यास हो सकता था।
वैसे भी उसे बाहर जाने की जल्दी नहीं थी, तो क्यों न यहाँ कल्टिवेशन करके ब्रेक थ्रू किया जाए ताकि बाहर निकलते ही वह रेयांश को मार सके। ठीक है, तो हम यहीं कुछ समय रुकते हैं, ये कहकर अदिति पास बैठ गई, क्रॉस लेग, फ्लेम से ढकी हुई, और हीलिंग शुरू की। उसने शिवम पर भरोसे का संकेत दिया, हालांकि पूरी तरह लापरवाह नहीं थी। अगर शिवम ने कोई चाल चली तो वह तुरंत जबरदस्त हमला कर सकती थी। शिवम मुस्कुराया और फिर डिवाइन मैप में लौट गया, लेकिन तुरंत ही वो पपट्स की फॉर्मेशन में कूद पड़ा। अचानक पपट्स उस पर टूट पड़े और भयानक हमला शुरू हो गया। इस बार शिवम फॉर्मेशन की कमजोरी से बचा नहीं, बल्कि सीधे पपट्स से भिड़ गया। लेकिन ये वही पपट्स थे जिन्होंने रेयांश जैसे लोगों को घायल किया था। उनकी शक्ति बहुत भयानक थी। शिवम बुरी तरह हिल गया, उसके मुंह से खून निकल पड़ा और उसे पीछे हटकर पत्थर के स्तंभ के पास सुरक्षित क्षेत्र में लौटना पड़ा। इस वक्त अदिति, जो हीलिंग कर रही थी, ने आंखें खोली और आश्चर्य से बोली, फीनिक्स का शरीर, तुम्हारी ब्लड लाइन फीनिक्स की है। हाँ, फीनिक्स और स्काई फीनिक्स दोनों ही शीर्ष 10 फाइटिंग बीस्ट्स में से हैं। ड्रैगन और फीनिक्स शुभ माने जाते हैं। बताओ, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं? शिवम ने आदिति के सुंदर चेहरे को देखते हुए मजाक किया। सचमुच अगर तुम्हारी कल्टिवेशन मेरी बराबरी तक पहुंच जाए तो शायद मैं सच में इस बारे में सोचूं। अदिति की आंखों में हल्की चमक आई और उसने शरारती मुस्कान दी। कब तक इंतजार करेंगे तुम्हारी बराबरी तक पहुंचने का? अब तो पपट्स पहरेदारी कर रहे हैं, शुभ घड़ी है, क्यों न अभी कर लें? शिवम की नज़र आदिति के शरीर पर फिसली और हल्की शरारती मुस्कान के साथ वह उसकी ओर बढ़ा। तुम क्या करना चाहते हो? तो तुम भी एक महिला लोलुप हो, पास मत आना। शिवम को अपनी ओर आते देख अदिति का चेहरा बदल गया। उसके चारों ओर फीनिक्स फ्लेम्स भड़क उठी और उसने उसे घूरा। हा हा हा, शिवम जोर से हंसा, फिर मुड़कर दूसरी ओर चला गया और क्रॉस लेग बैठकर हीलिंग शुरू कर दी। घटिया, अदिति ने दांत पीस लिए और समझ गई कि उसे छेड़ा गया है। शिवम की चोटें गंभीर नहीं थीं और जल्दी ही वो पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद उसने तुरंत पपट से लड़ाई शुरू नहीं की। पहले वो सोच में डूब गया। अब उसके पास सर्कुलेशन था और 13 स्ट्राइक्स की तैयारी भी, लेकिन अब उसे एक बॉडी स्किल चाहिए थी ताकि उसकी गति की कमी पूरी हो सके। शिवम ने फिनिक्स की यादों में खोजा और जल्द ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसे एक बॉडी स्किल मिली। गीटू बू। इस कला को सीखने के लिए गीटू रेल्म को समझना जरूरी था और शिवम के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। गीटू बू फंग और ले के गुणों को मिलाकर चलने की कला थी। गति इतनी तेज थी जैसे बिजली और हल्कापन हवा जैसा। यह एक सर्वोच्च स्तर की मार्शल आर्ट्स बॉडी स्किल थी। शिवम ने ध्यान से अध्ययन किया। कुछ घंटों बाद उसने फिर से पपट से युद्ध शुरू किया। दर्जनों पपट्स एक साथ उस पर टूट पड़े। शिवम का शरीर चमक उठा और उसके भीतर से 10 आर्टिफैक्ट एस निकलकर हवा में तैर गए। शिवम ने कभी स्पेयर कभी वॉर्सवॉर्ड से हमला किया। धड़ाम भाले और युद्ध तलवार ने 2 पपट्स पर जोरदार वार किया। शिवम हिल गया और पीछे हट गया। ये तो सर्कुलेशन है। इस बार अदिति फिर से चौंक गई। शिवम ने वास्तव में सर्कुलेशन का अभ्यास किया था, जो कि सिर्फ अंडरवर्ल्ड की विशेष कला थी। अब आदिति को लगने लगा कि वह शिवम को बिल्कुल समझ नहीं पा रही है। शून शून। उसी समय दूसरी ओर से कुछ पपट्स गरजते हुए शिवम पर टूट पड़े। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आत्मा पूरी तरह केंद्रित हो गई। जैसे ही पपट्स का हमला उस तक पहुंचने ही वाला था, शिवम की आकृति अचानक हिली और उसके चारों ओर हवा और बिजली की चमक फूट पड़ी। उसने गीतू बू का प्रयोग किया, फिर बाएं दाएं झुककर भाले और युद्ध तलवार से वार किया और 2 पपट्स के हमले को रोक दिया। शिवम ने पपट्स की फॉर्मेशन की कमजोरियों का फायदा नहीं उठाया, बल्कि शुद्ध शक्ति से उनका सामना किया और खुद को निखारा। लेकिन फॉर्मेशन में दर्जनों पपट्स की लड़ाकू शक्ति उससे बहुत ऊपर थी। शिवम को अपनी क्षमता की सीमा तक खुद को खींचना पड़ा और पूरी ताकत से लड़ना पड़ा। इस बार शिवम मुश्किल से 10 चालें रोक पाया और घातक संकट में फंस गया। मजबूरी में उसने फॉर्मेशन की कमजोरी का उपयोग करके हमले से बचा और सुरक्षित क्षेत्र में लौट आया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर फॉर्मेशन में घुस गया और पपट से लड़ाई करने लगा। हर बार शिवम को अपनी सीमा तक जाना पड़ता। जब वह घातक संकट में फंस जाता तब फॉर्मेशन की कमजोरी से बचकर निकलता। इस तरह भले ही वह लाइफ एंड डेथ रेल्म में प्रवेश नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी प्रगति फिर भी बहुत तेज थी। गीतू बू का अभ्यास अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन उसकी प्रगति सबसे तेज थी। जल्द ही उसने 3रे स्तर तक ब्रेक थ्रू कर लिया। केओस रेल्म भी तेजी से बढ़ा और अब वह 9वें स्तर पर पहुंचने लगा।
गुफा के बाहर रेयांश, लक्ष्य और लखन गंभीर चेहरों के साथ खड़े थे। उनकी निगाहें लगातार गुफा की ओर टिकी थीं। जैसे ही गुफा से भीषण गर्जना आई, तीनों के चेहरे बदल गए। अंदर क्या हो रहा है? क्या अदिति उस लड़के से लड़ रही है? वे अनुमान लगाने लगे। चलो अंदर जाकर देखते हैं, रेयांश ने ठंडी आवाज में कहा और गुफा में घुस गया। लक्ष्य और लखन भी पीछे पीछे घुसे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पपट्स ने उन्हें घेर लिया। उसी समय उन्होंने देखा कि शिवम पपट्स से लड़ रहा था। तीनों को शक हुआ और वे तुरंत गुफा से बाहर लौट आए। ये लड़का पपट्स से कैसे लड़ रहा है? क्या जब उसने नक्शा और की ली तभी पपट्स ने उसे घेर लिया? लक्ष्य ने सोचा, शायद ऐसा ही है। लखन ने कहा, अगर वे नक्शा और की लेकर इस घेराबंदी से बाहर निकल सकते हैं तो वे बाहर भी निकल आएंगे। हम यहाँ इंतजार करते हैं। जैसे ही बाहर निकले उन्हें मार देंगे और नक्शा और की ले लेंगे। तीनों में जो जितना पा सकेगा। रेयांश की आंखें ठंडी हो उठी। वह हर हाल में शिवम को मारना चाहता था। आखिर वह लड़का 10,000 सोल्जर्स सीक्रेट कैसे सीख पाया? क्या यह उसके रेल्म की वजह से है? उसका रेल्म तो शायद लेजेंडरी केओस रेल्म है, लेकिन क्या सचमुच कोई केओस रेल्म में कल्टिवेट कर सकता है? रेयांश सोच में डूबा रहा। तीनों बाहर इंतजार करते रहे, जबकि गुफा के भीतर शिवम हर पल का इस्तेमाल अभ्यास में कर रहा था। पल भर में आधा महीना बीत गया। गुफा में पपट फॉर्मेशन के बीच शिवम लगातार चमकते हुए पपट से भिड़ रहा था। उसका भाला ड्रैगन जैसा फड़फड़ाता और तलवार आकाश चीर देती। उसकी ताकत अद्भुत थी और पपट से भीषण टकराव हो रहा था। धड़ाम 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 दर्जनों लगातार टक्करों के बाद शिवम की शक्ति उसे पीछे धकेलती रही और वह सुरक्षित क्षेत्र में लौट आया। अदिति की आंखों में हैरानी भर आई। आखिर शिवम की असली पहचान क्या है? उसकी प्रतिभा रोज बरोज तेजी से बढ़ रही है। इतने छोटे समय में वह एम्परर हाई से एम्परर रूम पहुंच गया। इस दौरान आदिति की चोटें तो कब की ठीक हो गई थीं। उसने भी पपट से अभ्यास किया, पर उसकी प्रगति शिवम जितनी तेज नहीं थी। फील्ड अब 9वें स्तर के मध्य में है। शिवम ने हल्की मुस्कान दी। असल में 5 दिन पहले ही उसका फील्ड 9वें स्तर पर पहुंच गया था। फिर उसने बहुत सारे मूल पत्थरों को अब्जॉर्ब करके एम्परर रूम तक ब्रेक थ्रू किया। अब केओस रेल्म भी और आगे बढ़ चुका था और 9वें स्तर के मध्य तक पहुंच गया था। क्या मैं सच में लड़ाई के लिए ही बना हूं? लड़ाई में मेरी प्रगति वाकई बिजली जैसी तेज है। खुद शिवम भी अपनी प्रगति से चौंक गया। लाइफ एंड डेथ की लड़ाई में उसकी आत्मा बहुत अधिक केंद्रित रहती। सोच अद्भुत रूप से सक्रिय हो जाती। चाहे मार्शल आर्ट्स हो या फील्ड, उसकी समझ की गति विस्मयकारी थी। अब तक गीतू का अभ्यास शिवम ने पूरी तरह सिद्ध कर लिया था। अब शिवम एक अवसर का इंतजार कर रहा था। वह था इंस्क्रिप्शन का दूसरा शरीर, क्योंकि वह ब्रेक थ्रू के कगार पर था। इंस्क्रिप्शन का दूसरा शरीर पहले ही 8 स्पिरिचुअल लाइट्स जगा चुका था। अब 9वां जलने ही वाला था। जैसे ही 9वां स्पिरिचुअल लाइट जलता, गोल्डन अरे और शक्तिशाली हो जाती, उस समय वे कार्रवाई कर सकते थे। अब जब मेरी कल्टिवेशन ब्रेक थ्रू कर चुकी है तो मैं और ज्यादा आर्टिफैक्ट एस को सील कर सकता हूं, शिवम ने सोचा और फिर 10,000 सोल्जर्स टैक्टिक्स का अभ्यास शुरू किया। उसने एक आर्टिफैक्ट निकाला और उसे सील करना शुरू किया। उसके सीने पर रोशनी फूटी और वह सेक्रेड सोल्जर सफलतापूर्वक सील हो गया। ये था 11वां सोल्जर। शुरू में रेयांश ने सिर्फ 12 आर्टिफैक्ट एस को ही सील किया था। अभी लिमिट तक नहीं पहुंचा, आगे बढ़ते हैं। शिवम ने एक और आर्टिफैक्ट सील करना शुरू किया। बाकी स्टोरीज के भी एपिसोड आएंगे। बाकी सबके एक एपिसोड फ्री में हमेशा आते रहेंगे। आप लोग नई स्टोरी भी सुन सकते हो। मैं योद्धा नहीं हूँ। ये बहुत कंप्लीट स्टोरी है और इसके अप्रॉक्स 400 एपिसोड तक जाएंगे। 400 या 500 के नीचे ही रहेंगे एपिसोड, ज़्यादा नहीं एपिसोड हैं। फिर 1 महीने के अंदर हम लोग पहुंचा देंगे इसको जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था। उसके बाद के एपिसोड भी आएंगे और इसी वाइस में आएंगे।